में बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा था और आपको उससे पहले हटा दिया गया। शिष्य ने, जो पुलिस अधिकारी था, उसने दिया। सर, आपको कल्याण सिंह ने, मुख्यमंत्री ने नहीं हटाया, आपको देवताओं ने हटाया। क्या मतलब भाई? उनका सर, बाबरी मस्जिद गिरना है ये तो ईश्वरीय विधान में था, ये तो गिरना है ही, पर वो ये नहीं चाहते थे कि इसका अपयश आपको मिले। ऐसी परिस्थिति बनाई कि आप हटा दिए गए, और जब बाबरी मस्जिद गिर के फिर स्थिति बदल गई तो आपको फिर डीजीपी बना दिया। तो 11 बजे आपको बुलाया जाता है और 11:30 बजे तक आपको कागज थमा दिया कि आप हटाए जाते हैं। 30-35 मंत्री तो मुझे कभी फ़ोन नहीं करते थे कि इनसे फ़ोन करना बेकार है, क्योंकि ये अगर ना कह देंगे तो फिर प्रदेश में कोई आदमी हाँ नहीं कर पाएगा। तो देवरा बाबा थे वो, मतलब मुझे लगता था ये आदमी, जैसे अगर कोई हॉटलाइन है तो इनकी ईश्वर से हॉटलाइन ज़रूर है, अगर ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। तो बाबरी मस्जिद के गिरने के बारे में उन्होंने कहा था ये गिरेगी, और उन्होंने तो ऐसे ये कहा था मथुरा और काशी की भी गिरेगी, ये सब तीनों कहा था, ये तो सब गिरेंगे, यहाँ तो सब जन्म स्थान है यहाँ से। पर सच्ची बात यह थी कि मैं ब्रेन डेड था, मैं अपनी पत्नी तक को नहीं पहचान रहा था। मैं इतना वायलेंट हो गया था बीच में कि मुझे मतलब चारपाई से बांध के रखा था। अपना हाथ ऊपर किया, आँख मूंदा, और उसके बाद बड़ा सा लड्डू उनके हाथ में आया और उन्होंने वो लड्डू मेरे हाथ में रख दिया। बड़ा सा, इतना बड़ा लड्डू था, 4-5 साल तक चला। अब मुझे ताज्जुब यह, कोई लड्डू आप कहीं दुनिया में बनवा लीजिए, कोई उसमें फंगस लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बदबू आएगी, कुछ ना कुछ होगा। तो वो 5 साल तक लड्डू आप खाते रहिए। साल भर जब चलता रहा तो वो बॉर्डर रेंजर्स के जो डायरेक्टर जनरल हो, तो वो बहुत नाराज़ हुए मुझसे। मैंने कहा भाई नाराज़ क्या हो रहे हो यार, तुमको भूखे नंगे बांग्लादेशी भेज रहे हैं और तुम हमको हथियारबंद आतंकवादी भेज रहे हो, तो अपना धंधा बंद करो, हम अपना बंद कर देते हैं। इसकी कोई गिनती मेरे पास नहीं, पर मैं समझता हूँ 2 साल 3 साल बड़े मज़े में अभियान चला और कम से कम 25-30 हज़ार हमने निकाल दिए होंगे बांग्लादेश। तो एक बार तो मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की थी, मैं नागा आर्मी कैंप में घुस गया था। आर्मी कैंप में आप जा रहे हैं भैया, उनको पता चल जाएगा आप कौन हैं। अच्छा, मैं तो अपना छद्मवेश में गया था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, पर अगर उनको पता चल जाता तो वो तो हेड हंटर्स थे उस समय तक। किसी का शरीर काट के एक ट्रॉफी के तौर पर रखते थे कि देखिए हमने इतने बड़े आदमी को काटा है। तो मालूम होता है मेरा सिर तो वहीं रह जाता, धड़ शायद आता वो। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपकी जो एक पहचान है वो पुलिस अधिकारी के तौर पर है। लेकिन जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स को कहीं लगता था कि ये बच्चा बड़ा होकर सन्यासी ना बन जाए, कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल जो इंक्लिनेशन था वो आपका बहुत ज़्यादा हाई था। तो पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता था? देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, इवन कृष्ण कॉलेज इलाहाबाद में, तो साइकिल से जाता था जॉर्ज टाउन से कॉलेज, और रास्ते में रामकृष्ण मिशन पढ़ता था। और मेरे एक मित्र थे रमेश कपूर, जो उससे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे रामकृष्ण मिशन में इंट्रोड्यूस किया। और हमारी रमेश कपूर की बड़ी पक्की दोस्ती है, वो आज तक वो दोस्ती चली जा रही है। मतलब परिवार से के किसी व्यक्ति से शायद उतनी प्रगाढ़ मेरा वो नहीं है मिलना जुलना या बातचीत जितना रमेश कपूर के साथ। वो मुझे ले गए, फिर वो खुद बड़े सात्विक आदमी थे और उनका नहीं प्रकाश चलो वहाँ। फिर वहाँ मैं जब भी कॉलेज से लौटते अक्सर हम लोग वहीं रामकृष्ण मिशन में आधे घंटे 1 घंटे बैठते थे। एक शिव शंकर जी थे ब्रह्मचारी, उनसे बातें करते थे, और वहाँ से मैं रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी से हमेशा किताबें ले जाता था घर में, और घर में पढ़ता था उसको अपने स्पेयर टाइम में जब भी मिला। तो एक तो स्वामी विवेकानंद का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा, और रामकृष्ण मिशन में जो मैंने साहित्य पढ़ा उससे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और अपने जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो सब के बारे में मेरी अच्छी जानकारी हो गई। और एक मतलब एक जो होता है अपनी संस्कृति को जानने से जो गर्व होता है वो गर्व मुझे होने लगा। अच्छा, क्योंकि मैं अक्सर मेरे माताजी पिताजी पूछें भाई क्यों देर हो गई, तो मैं रामकृष्ण मिशन गए थे। तो कहीं लड़का रोज़ रोज़ ही रामकृष्ण मिशन जाता है, मतलब रोज़ रोज़ नहीं पर अक्सर जाता है, कहीं ये लड़का। अच्छा, ऐसे भी मेरा कोई बाहर में ज़्यादा जो चौंधे आने वाली ज़िंदगी होती उसकी तरफ आकर्षण नहीं था। तो उनको एक बार कुछ शक होने लगा था कि कहीं एक लड़का रामकृष्ण मिशन में सन्यासी न हो जाए, ये बात उनके मन में थी। तो उनको डर था, और एक बार मैंने कहीं इंटरव्यू में भी कह दिया था कि आपका जीवन, किसी इंटरव्यू में उस समय बीए के जो छात्र होते थे उनका एक इंटरव्यू होता था इंग्लिश में, जो सब्जेक्ट लेते थे। तो मुझे कुछ अभी भी याद आता है, वो पूछा था कि आपका भविष्य में क्या करने का इरादा है। तो मैंने कहा था या तो सिविल सर्विसेज में जाऊंगा या तो आई जॉइन द रामकृष्ण मिशन एज अ मॉन्क। तो काफ़ी ताज्जुब में पड़े थे कि ये लड़का इस तरह की बात किया था। तो मेरे दिमाग में ऐसा
थोड़ा सा बीज था उसका, पर ईश्वर की कुछ और इच्छा थी। मुझे नौकरी भी वो, मैं तो समझता हूँ मेरी करियर प्लानिंग ईश्वर के नहीं की थी, और मुझे पुलिस में भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं पुलिस में आ गया। हालांकि कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि प्रकाश सिंह पुलिस के योग्य हैं या पुलिस की तरफ रुझान है, या मेरी खुद की कोई प्लानिंग नहीं थी। आई जस्ट फाउंड माई सेल्फ इन द पुलिस डिपार्टमेंट एंड आई टुक इट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स विल, आई एक्सेप्टेड इट एज सच। जी, तो ये जो आपने कहा कि ये आप कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी थी पुलिस में आना, और मैंने पढ़ा है कि शायद आपकी उस टाइम पे तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ आंख का इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने तैयारी सारे पर्चों की की थी। उन दिनों देखिए इम्तिहान ऐसे होता था कि 2 पर्चे अगर आप देंगे तो इंडियन पुलिस सर्विस के लिए उसका मूल्यांकन होगा, 3 पर्चे देंगे तो सेंट्रल सर्विसेज के लिए होगा, और अगर 5 पर्चे देंगे तो IAS मेन के लिए होगा। तो मैंने तो 5 पर्चे की तैयारी की थी, पर 2 पर्चे के बाद मैं इम्तिहान में बैठ ही नहीं पाया। मेरी आंख में इतना ज़्यादा कष्ट हो गया कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा ना तो लिख पा रहा था ना पढ़ पा रहा था। हालांकि वहाँ के बेस्ट आई स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर चंद्रा, बीबी चंद्रा थे, उनके पास मैं गया, आंख का इलाज कराया, सब कुछ कराया, पर मेरी आंख ठीक नहीं हुई। और फिर उन्हीं दोनों पर्चों के आधार पे और जो इंटरव्यू हुआ उसके आधार पे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे इंटरमीडिएट या हाई स्कूल कभी टॉप नहीं किया था, पर वहाँ UPSC में मैं टॉप कर गया IPS के इम्तिहान में। तो मुझे लगा कुछ ऐसा लगता है कि दैविक घटना मुझे IPS में ले जा रही है। ये जो आपने बताया कि इशारा था, और फिर आपने अभी बताया कि स्पिरिचुअलिटी की बात की, तो यूँ तो पूरी जिंदगी आपने खाकी की सेवा की, हम सब जानते हैं, लेकिन या तो आपका रुझान ज़्यादा दिखा पढ़ाई लिखाई की तरफ, आपने करियर की शुरुआत भी पढ़ाई लिखाई से की, आपने पढ़ाना शुरू किया, या फिर आपका दिखता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और आप पूरी जिंदगी एक गुरु की तलाश में रहे। देखिए, पुलिस की नौकरी तो मैंने की, पर यह है कि ये किसी चीज़ में विरोधाभास नहीं है, और उसके साथ अध्यात्म की ओर झुकाव, गुरु की खोज, ये सब एक साथ चलता रहा। कोई ऐसा नहीं कि पुलिस की नौकरी करके मैंने एकदम, और पुलिस में भी मैंने जो काम किया कोशिश यही रही कि ईमानदारी से काम की जाए और हमेशा सत्य का पक्ष लिया जाए, और गलत आदमी ही पकड़े जाएं और उनकी ही ठुकाई हो जो ठुकाई होनी है। तो ये हमेशा कोशिश यही रही कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए पुलिस का काम किया जाए। और बल्कि सच्चाई तो यह है कि पुलिस की नौकरी जैसे जैसे मैं सीढ़ी पे चढ़ता गया, मुझे ये लगने लगा कि जनसेवा का बहुत सशक्त माध्यम है। लोग इसको नौकरी के तौर पे लेते हैं या डंडे का और वर्दी की शान शौकत के रूप में लेते हैं, पर मैंने देखा कि ये समाज सेवा का बड़ा एक सशक्त माध्यम है कि इसके द्वारा आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं। एक आदमी जो प्रताड़ित है, किसी दुष्ट से प्रताड़ित है, अगर आप उसका दुख दूर कर दें, उसकी लड़की कोई भगा ले गया उसको आप बरामद कर दें, जिसने भगाया हो उसको आप दंड दिला दें, माफिया की आप कमर तोड़ दें, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तरह से मैं इसको समाज सेवा मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि समाज सेवा करने का जितना अच्छा माध्यम पुलिस है उतना शायद बहुत कम नौकरी में होगा, क्योंकि आपके पास पावर है, शक्ति है, और उस पावर का अगर आप सही इस्तेमाल करें, ठीक है बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें राजनीतिक दबाव पड़ता है, पर वो राजनीतिक दबाव वाले मामले तो 10% होते हैं, 90% तो आप जनसाधारण का काम करते हैं, और उसमें अगर आप स्वतंत्र भाव से काम करें और पूरी ताकत लगा के काम करें तो जनता का आपको जो आशीर्वाद मिलता है जी। सर यहाँ पर 2 सवाल एक साथ मेरे मन में आते हैं जो आपने अभी कहा कि एक तो राजनीतिक दबाव, हालांकि 10% मामलों में ही आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक दबाव होते हैं इनसे कैसे डील किया जाता है एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे? राजनीतिक दबाव डील करने के लिए पहले तो आपको अपनी ख्याति ऐसी बनानी पड़ेगी, और ये मैं समझता हूँ जिस दिन से आप नौकरी शुरू करते हैं उसी दिन से, कि भाई देखिए हम सही काम करने वाले आदमी, हम आपको पसंद हो तो रखिए, नहीं पसंद हो तो हटा दीजिए। तो ये मैंने शुरू से ही मेरा हो गया। मुझे याद है जब मैं ASP था, अभी नौकरी की शुरुआत थी, कोई एक साहब आए, बड़े संभ्रांत आदमी थे, उनको मैंने 2 टूक जवाब दे दिया, काम नहीं हुआ, तो वो बेचारे SSP के पास गए कि साहब आदमी तो हमको बहुत सही लगते हैं, पर देखिए इस तरह से उन्होंने एकदम हमको एकदम रुखाई से मना कर दिया, ये है वो है। SSP मुझे जानते थे, उन्होंने कहा प्रकाश सिंह ऐसा है वैसा, उन्होंने जस्टिफाई किया। तो मतलब शुरू से ही हमारी ये धीरे धीरे बनने लगा कि नहीं ये आदमी गलत काम नहीं करेंगे, जो काम इनको सही लगता है वही करेंगे। और फिर इसका इस ख्याति को बहुत बड़ा एक बूस्टर डोज कहाँ मिला, जब मैं DIG मेरठ के पद से हटाया गया और चौधरी चरण सिंह के सामने मेरी पेशी हुई, और वहाँ भी मैं अपनी बात पे मतलब बात से मैं मुकरा नहीं, मैंने कहा मैंने जो काम किया है सही किया है,
मैंने जिन लोगों को हटाया है वो सब दुष्ट थे, सब जनता को प्रताड़ित कर रहे थे, पैसे बना रहे थे, भ्रष्ट थे, इसलिए मैंने उनको हटाया। वो उनको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं आप हाँ, वो ही आपको लेकर तो आए थे यहाँ पे इस पद पर। वहाँ भी मैं अपनी बात पे बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से उनको आदर देते हुए मैं अपने, नहीं साहब ये ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी बात पे ये नहीं कहा कि नहीं साहब मुझसे गलती हो गई, माफ़ करिए, आगे ऐसा नहीं करूँगा। ये भी मैं कह सकता था और तब शायद मुझे वो बनाए रखते, पर मैंने कहा नहीं मुझसे कोई गलती नहीं, मैंने जो काम किया सही किया है। उसके बाद से जब लोगों को धीरे धीरे इस बात की चर्चा हो गई कि भाई ये तो होम मिनिस्टर से भी बात इन्होंने एकदम जो सही बात होती वही कही, उसके बाद से मेरी ख्याति और बढ़ गई कि नहीं इस आदमी को दबाना मुश्किल है, और जब ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने एक स्टैंड ले सकते हैं तो राज्य के नेताओं की तो क्या कुछ है। तो ये धीरे धीरे एक ख्याति, आपको अपनी ख्याति बनानी पड़ती है, और एक ख्याति जब बन जाती है, मुझे याद है जब मैं डीजीपी यूपी हो गया तो 50 के करीब ज़्यादा मंत्री थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद है, पर मैं समझता हूँ 30-35 मंत्री तो मुझे कभी फ़ोन नहीं करते थे कि इनसे फ़ोन करना बेकार है, क्योंकि ये अगर ना कह देंगे तो फिर प्रदेश में कोई आदमी हाँ नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा किसी दूसरे से कहो, इनके जूनियर से कहो, किसी और से कहो, काम हो जाए इनसे। तो बाकी थोड़े थे जो अपना मतलब वो अपना हठी टाइप के थे, वो अपना फ़ोन करते थे, तो उनसे मैं अपना विनम्रता से निपटता था जहाँ तक हो सकता था। कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते थे, गुप्ता जी थे वो नाराज़ हो गए थे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे वो नाराज़ हो गए थे, ठीक है, अब नाराज़ होते रहिए, मेरा काम करने का यही स्टाइल है, और इसी मैं अपने सिद्धांतों को तो नहीं तिलांजलि दूंगा, उस पर मैं अड़ा रहूँगा। आपको रखना हो रखिए, हटाना हो हटा दीजिए। देखिए मेरठ में मेरी नियुक्ति बड़ी असाधारण परिस्थितियों में हुई। मैं पहली तरक्की में मैं डीआईजी बन गया था, और डीआईजी मेरठ का पद खाली हो गया था, क्योंकि डीआईजी मेरठ पे केपी श्रीवास्तव साहब थे, उनकी तरक्की हो गई थी, और अरुणाचल चले गए, और 1 महीने तक वो पोस्ट खाली रही। क्योंकि जब ये होगा कि चरण सिंह साहब होम मिनिस्टर हैं तो मेरठ की उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो जिस पर उनको विश्वास हो। अच्छा, वहाँ पहले तो मेरठ के लिए लोग लाइन लगाते थे कि भाई हमारी डीआईजी मेरठ की बड़ी अच्छी पोस्टिंग है और खूब संपन्न इलाका है, तो पर इधर कोई लाइन नहीं लगा रहे थे। लोग डरते भी थे कि ये सब ये चरण सिंह तो गिद्ध की नज़र की तरह देखते रहेंगे, और किसी दिन कुछ गड़बड़ हुआ तो मार खा जाएंगे। एक पोस्ट खाली रही, फिर ये हुआ कि भाई कैसे उनसे बिना पूछे, फिर चौधरी साहब एक बार वहाँ लखनऊ आए हुए थे, और उसमें जयंत चतुर्वेदी एक हमारे सीनियर पुलिस अफसर थे, उनसे उन्होंने बात की कि भाई चतुर्वेदी को बहुत मानते थे, जो बड़े सत्यनिष्ठ अधिकारी थे, तो उन्होंने चतुर्वेदी साहब से नाम पूछा कि भाई किसी आदमी का नाम बताओ जो जिसको हम डीआईजी बना सकें। तो चतुर्वेदी साहब मुझे जानते थे, उनका ये उन्हीं के शब्द है। चतुर्वेदी साहब ने मुझे बताया कि मैंने चरण सिंह से कहा कि देखिए अगर आप पुलिस को एक नई छवि देना चाहते हो, एक अच्छी इमेज देना चाहते हो, तो प्रकाश सिंह को भेजिए, हालांकि वो जूनियर बहुत हैं डीआईजी, परंतु वहाँ पे उनको भेजिए। तो बस चौधरी चरण सिंह ने तुरंत चीफ सेक्रेटरी से कह दिया। अब चीफ सेक्रेटरी को परेशान कि प्रकाश सिंह कौन अफसर है, वो अभी मेरी इतनी पहचान भी नहीं बनी थी। तो खैर अब वो चरण सिंह साहब का ऑर्डर था तो मेरी पोस्टिंग हो गई। अब मुझे लगा कि जब चौधरी चरण सिंह ने मुझे हैंड पिक किया है तो मेरा और उत्तरदायित्व है कि मैं ऐसे तो ईमानदारी से काम करने का मेरा हमेशा संकल्प रहता है कि और ज़्यादा ईमानदारी करूँगा। एक ईमानदारी के खिलाफ एक कहिए क्रूसेड ईमानदारी के ये क्रूसेड चलाऊँगा बेईमानों के खिलाफ। अब मैंने बेईमानों को लेफ़्ट राइट सेंटर जहाँ जो मिले उनको सज़ा देने लगा मैं। अच्छा, एसपी साहिबान जहाँ डरें कि साहब ये इनको सज़ा देने में कहीं हमारे खिलाफ कोई दरख्वास्त दिला देंगे, तो मैं कहते था कि भाई देखो तुमको अगर डर लगे तो मेरा नाम लेना कि डीआईजी साहब ने कहा है, हमें चिंता नहीं है। तो इस अभियान में अच्छा चौधरी चरण सिंह का एक यही बड़ा अच्छा आदेश था कि सीनियर अफसर को जहाँ से मैक्सिमम शिकायत आती है वहाँ एक सरप्राइज़ विजिट करनी चाहिए। तो मैं सरप्राइज़ विजिट मैंने कई जगह किया, बस कुछ नहीं, गाड़ी ड्राइवर को बुलाया, उठाओ कहाँ जाना है पता नहीं, चलो इस सड़क पे चलो, और पहुंच गए कहीं दूर 50 किलोमीटर दूर किसी थाने का, वहाँ जिस गांव से शिकायत आई थी वहाँ इसके पहले कि दरोगा जी पहुँचे, इसके पहले कि पुलिस को खबर हो, डीआईजी वहाँ पहुँच गए, गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, और इसके पहले कि पुलिस उनको ट्यूटर करे, उनको पढ़ाए कि ऐसे बोलना, सारी बातें मैंने वहीं जानकारी हासिल कर ली। उसके बाद भागे भागे चले आ रहे हैं, जय हिंद सर फलान निकालना। उसके बाद मैंने उनकी बातें सुनी, पर तब तक मुझे सच्चाई मालूम हो गई थी, और सच्चाई के आधार पर मुझे जो कार्रवाई करना था, जिसको दंड देना था दंड दिया, चले आए। तो इसमें काफ़ी लोग दंडित हुए मेरे हाथ। और मैं देखिए उस समय तक भी और अभी भी मैं जब किसी के खिलाफ दंड देता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता हूँ किस जाति का है।
अच्छा, वो समय ऐसा था कि बहुत सारे जाट दरोगाओं ने, चूँकि चरण सिंह साहब का ज़माना था, तो उन्होंने और क्षेत्रों से, झांसी से, गोरखपुर से, लखनऊ से अपनी पोस्टिंग सब मेरठ में कर ली कि अब तो मौका है, मतलब बढ़िया से नौकरी करेंगे, बढ़िया से नौकरी का मतलब नौकरी भी करेंगे, पैसे बनाएंगे। अब तो कोई बोलने वाला नहीं, हम तो जाटों का राज है, यहाँ होम मिनिस्टर हमारे बैठा है। पर वो ये नहीं सोचे थे कि एक आदमी ऐसा भी बैठा है डीआईजी जो तुम्हें पनपने नहीं देगा। तो एक के बाद एक बहुत सारे लोग दंडित हुए। और मैंने कभी किसी से जात नहीं पूछा, उसमें बहुत सारे जाट दरोगा भी थे और लोग और कम्युनिटी के भी थे। पर अब जाट दरोगाओं को ये बुरा लगा कि भाई चरण सिंह होम मिनिस्टर होते हुए हम लोग दंडित हो रहे हैं और हमें खाने पीने में हमारे रुकावट पड़ रही है। तो इन लोगों ने फिर अब सोचा कि कैसे कुछ फर्जी शिकायतें बनाई मेरे खिलाफ कि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ या क्या, मेरे कोई नाजायज़ संबंध है किसी महिला से, ये सब वही फर्जी दरखास्त बना के गए चौधरी साहब के पास और उन्होंने शिकायत दी। अब चौधरी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आज भी इज्जत करता हूँ कि वो ईमानदार आदमी थे और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से थोड़े दिन ही उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। पर उनको मतलब वो शिकायतों पर दुर्भाग्य से उन्होंने विश्वास कर लिया और उसके आधार पे फिर मेरी पेशी हुई उनके सामने और मुझे खूब डांट पड़ी। पर यह है कि मैं अपनी जगह पे तन के खड़ा रहा, उनको तन के सलूट किया और उसके बाद मैं चला आया। और इसके पहले कि मैं वहाँ से मेरठ पहुँचूँ तब तक मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आ गया। और फिर मैं ट्रांसफ़र ऑर्डर तक गनीमत थी, उन्होंने मेरे सस्पेंशन का भी हुक्म दे दिया कि राम नरेश यादव उनके चमचे थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनसे कहा इनको सस्पेंड कर दो। तो वो सस्पेंशन की बात उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी दोनों को बुलाया कि प्रकाश सिंह को सस्पेंड किया जाए। तो पर उन दिनों ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा सा स्पाइन थी और चीफ मिनिस्टर थोड़ा कमज़ोर भी थे। तो इन्होंने कहा सर सस्पेंड हम कर दें, सस्पेंशन के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रथम दृष्टया कुछ आरोप सिद्ध होने चाहिए, तो कुछ प्रारंभिक जाँच हो जाए उसके बाद हम सस्पेंड कर देंगे। तो उन्होंने वही कागज़ जो दरोगा ने दिया था वो कागज़ निकाल कर उनको पकड़ा दिया कि भाई ये इनके खिलाफ आरोप है, इसकी जांच करा दीजिए। पर देखिए चौधरी साहब का हुक्म है, इसलिए 1 हफ्ते के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए और उसके बाद सस्पेंड हो जाए। उनको 1 हफ्ते का टाइम मिल गया। पर एंटी करप्शन रिपोर्ट ने जांच की, उन्होंने क्लीन स्लेट, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ बेबुनियाद बातें हैं, अनर्गल बातें हैं, मतलब 1% भी कोई सच्चाई उनको नहीं मिली। उन्होंने जब क्लीन स्लेट दे दी तो अभी सरकार असमंजस में पड़ गई। अब तो रिपोर्ट तो एकदम साफ है और इनको सस्पेंड कैसे करें। तब तक दोनों का असमंजस हटाने के लिए कुछ ईश्वर से फिर मेरे लिए बचाव का कुछ हुक्म आया और मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने का एक कोर्स का कागज़ बहुत दिनों से चल रहा था, उन दिनों मैच्योर हो गया। तो मैंने सोचा बिस्तर बांधा और मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया 4 महीने के लिए। तो अब सरकार के मन से जो वो धर्म संकट था वो भी दूर हो गया कि वो तो है ही नहीं, अब कैसे सस्पेंड करें, वो तो ऑस्ट्रेलिया चला गया। और जब तक मैं लौटा तब तक मामला ठंडा हो चुका था। ये सस्पेंशन से मैं बच गया। हाँ बिल्कुल। दूसरा सवाल जो था इससे जुड़ा है वो यही था कि आपने बताया कि पावर है आपके पास, तो इस पावर का सही इस्तेमाल जो है वो एक्चुअली में कितने % लोग कर पाते हैं आपके हिसाब से? देखिए सही इस्तेमाल तो देखिए लोगों को इस दिमाग में सत्ता का नशा तो हो जाता है और जब नशा हो जाता है तो उसका दुरुपयोग करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। दुरुपयोग करेंगे वो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपना परिवार को और समृद्धि देने के लिए, ये इतनी जगह प्लॉट हो जाए, मकान हो जाए, बीवी गहने से लग जाए, हमारा बेटा विदेश में पढ़ने चला जाए, ये सब बातें होती हैं, प्रलोभन होते हैं। पर ईश्वर की दया से मुझे कोई ऐसा प्रलोभन नहीं था। सादा जीवन हम लोगों ने बिताया और मेरी पत्नी का भी बराबर इसमें सहयोग रहा। तो वो उन्होंने भी कभी, उनको तो ये था पुलिस विभाग से एकदम अनभिज्ञ सी थी, उनको तो मोटी मोटी बातें भी नहीं मालूम थी। और आज भी एक बार तो मैं उन पर नाराज़ हुआ, मेरे घर हाजिरी में कोई पुलिस अफसर उनसे मिलने आए थे, तो कुछ बात करके चले गए। मैंने पूछा कौन था, नाम नहीं मालूम। मैंने कहा अच्छा वर्दी तुमने देखी? उनका हाथ देखी। मैंने कहा गस्टेड ऑफिसर थे या नॉन गस्टेड ऑफिसर था? उनको ये, उनका हमें ये हमको नहीं मालूम। मतलब उनको गस्टेड ऑफिसर और नॉन गस्टेड ऑफिसर में फ़र्क करना, मतलब मैं डीजी हो गया तब तक उनको नहीं मालूम और अभी भी नहीं मालूम। तो वो पुलिस विभाग से एकदम अलूफ थी, अलग थी। हाँ जिससे मिलेंगी प्रेम से मिलेंगी, और पर यह है कि कोई गलत काम वगैरह कराने का उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं थी। हमारी तरफ से भी हमारा जीवन वो देखा था, उसी रास्ते पे वो भी चली। तो मतलब ये सब प्रलोभन मुझे तो नहीं आया और सादी ज़िंदगी इसी तरह बीतती गई। हाँ बिल्कुल। पुलिस में जो आपने काम किया वो तो काफ़ी हद तक सब लोग जानते हैं, लेकिन एक जो दूसरा एस्पेक्ट जहाँ से हमने शुरुआत की थी, मैं वापस वहीं लौटना चाहूँगी, स्पिरिचुअल वाला एस्पेक्ट। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, लेटेस्ट वाली किताब, और इसके अंदर लिखा है कि आपने 2 गुरु आपको शायद
आपके पास आप पहुंचे, देवराहा बाबा और निर्मल बाबा। और ये तो पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर ये गुरुओं की तलाश क्यों थी? क्या आपको लगता है कि ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम गुरु के माध्यम से ही आप पहुंच सकते हैं? नहीं, मुझे ये लगता था कि आध्यात्मिक विषयों पे हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला था अपने पिता से मिला था। वो भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, हालांकि राजनीति में भी रहे, 44 के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया, 42 के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, और ईस्टर्न यूपी के जाने माने कांग्रेस के नेता थे वो। तो अध्यात्म की तरफ प्रेरणा तो उनके जीन्स थे मुझ में, उनसे मिली। पर उसके बाद फिर मैं रामकृष्ण मिशन में के संपर्क में आया, तो स्वामी विवेकानंद मेरे एक आदर्श, एक रोल मॉडल हुए, उनसे प्रेरणा मिलती थी। पिताजी का शुभ नाम? उनका नाम था श्री सूर्यनाथ सिंह जी। तो मुझे ये लगता, पिताजी का ध्यान जल्दी हो गया। फिर मुझे ये लगता था कि कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो आपको अध्यात्म की दिशा में आपको कुछ गाइड कर सके कि ये इस तरह से करना चाहिए। तो इसी तलाश में मैं, बहुत से लोग आते थे मिलने जुलने, और उनको पता चल जाता था कि साहब को कुछ इस तरह गए, तो बहुत सारे आलतू फालतू साधु भी पहुंच जाते थे मेरे यहाँ। पर यह वो उनसे मेरा मतलब, मैं उनको जल्दी आकलन करके फिर वो उनसे विदा हो जाते थे। पर ये गुरु हमारे, ये दो दिमाग में हमारे बैठे, जो एक तो देवराहा बाबा थे, वो मतलब मुझे लगता था ये आदमी, जैसे अगर कोई हॉटलाइन है तो इनकी ईश्वर से हॉटलाइन ज़रूर है, अगर ईश्वर नाम की कोई चीज़ है तो इनकी हॉटलाइन ज़रूर है। और ये भविष्य दृष्टा थे, भविष्य में क्या होने वाला इसका वो चित्रण बड़े आराम से करते थे कि भविष्य में ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा कोई उदाहरण जो आपको याद हो? तो बाबरी मस्जिद के गिरने के बारे में उन्होंने कहा था ये गिरेगी, और उन्होंने तो ऐसे ये कहा था मथुरा और ये इसकी काशी की भी गिरेगी, ये भी, ये सब तीनों कहते ये तो सब गिरेंगे, यहाँ तो सब जन्म स्थान है, यहाँ से कुछ नहीं रहेगा। हमारे सामने बाबरी मस्जिद तो गिर गई है, बाकी का क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। पर मतलब लगता है कि उस दिशा में कार्यवाही तो, सोच तो लोगों की बन ही रही है। तो भविष्य दृष्टा से मतलब उनके बारे में ये था, हमेशा भविष्य की तस्वीर वो खींचते थे, और ऐसा खींचते थे जैसे वो उन्हें कहीं टेलीविज़न पे दिख रहा है। और उसके बाद ये जलंधर के गुरुजी मिले, ये भी मतलब एक मतलब डिवाइन पुरुष थे, और इनमें मतलब इनको भी लगता था ईश्वर के जैसे एम्बेसडर, आप कह लीजिए, ईश्वर तो नहीं कहूँगा पर ईश्वर के एम्बेसडर। आप शिव पुराण में पढ़िए तो भगवान भी अपने एम्बेसडर्स भेजते हैं पृथ्वी पे समय समय पे। तो उनमें से एक ये भी थे, एक उनके शिव के भक्त थे, और इनसे जुड़ी हुई तो 50 कहानियाँ हैं जिनको आप मतलब साइंस से, लॉजिक से, रीज़न से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर यह है कि वो सब सत्य है और हम लोग की आंखों की देखी हुई बात है। लेकिन फिर भी सर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ हमारे साथ भी शेयर करें कोई ऐसी कहानी। अब उसको जैसे एक मिरेकल से कोई विदेश में तो सेंट बन जाता है, उसको पोप ऑर्डेन कर देते हैं, उसको प्रीस्टहुड मिल जाती है एक मिरेकल से। इनके साथ तो 100 नहीं 50 कितने 100 मिरेकल होंगे। पूरी किताब लोगों ने लिख डाली है इनके मिरेकल्स के बारे में, और सब सत्य कथाएं हैं। जी, बाबा निर्मल की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इनके जलंधर वाले बाबा निर्मल जी की बात कर रहा हूँ। तो इनमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ थी, और मुझको भी कुछ ऐसे अनुभव हुए जो मतलब एकदम अभूतपूर्व अनुभव थे। उसमें एक का तो मैंने जिक्र किया है, उसमें 1-2 का जिक्र किया है। आपने एक अमेरिका वाला किस्सा उसमें लिखा है कि अमेरिका वाला किस्सा? हाँ, अमेरिका में जो किस्सा हुआ था वो भी बड़ा विचित्र था। मैं एकदम स्वस्थ गया था, और भगवान की दया से मेरा स्वास्थ्य अभी भी ठीक है, पर बीच में कुछ मतलब मैं जो बीमार पड़ा था उसके कारण मैं क्यों बीमार पड़ा अमेरिका में, ये मुझको बहुत परेशान किया, और मैं साल भर तक उसके बारे में सोचता रहा। फिर मुझको ये लगा कि मेरे जैसे होता है इनबॉक्स होता है आपके कंप्यूटर पर, उस पर जब मैं कोई चीज़ सवाल पूछता हूँ तो एक दिन ऐसा लगता है कि इनबॉक्स में उसका जवाब आ गया, और मुझे लगता है कि हाँ, ये अब जो भी ईश्वरीय शक्ति है उसकी तरफ से मुझे जवाब मिल गया। तो कभी कभी तो मतलब 1-8 महीना लग जाता है जवाब में। इस सवाल का जवाब लेने में मुझे 1 साल लग गए कि मैं क्यों बीमार पड़ा, क्यों मैंने कुछ गलती की थी। मैंने कुछ ऐसे गुरुजी के ही नाम पे कुछ ऐसा आध्यात्मिक प्रयोग किया था जो मेरे औकात के बाहर की चीज़ थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जैसे आप मान लीजिए आप हाइट, मैं 5 फुट हाई जंप कर सकता हूँ, मैं 15 फुट करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, आपको चोट लगेगी बुरी तरह से। तो उसी तरह मैंने कुछ काम करने की कोशिश की थी आध्यात्मिक, वो भी आध्यात्मिक के क्षेत्र में था जो मेरे औकात से बाहर था, और उसका मुझको कुछ आसुरी शक्तियों से दंड मिला।
दंड मिला और मैं वहाँ पे एकाएक बीमार पड़ गया। बीमारी ऐसी थी कि डॉक्टर्स उसको कुछ सही डायग्नोसिस नहीं कर पाए, तो उन्होंने खैर वायरल एनसेफेलाइटिस कह दी। पर सच्ची बात यह थी कि मैं ब्रेन डेड था। मैं अपनी पत्नी तक को नहीं पहचान रहा था। लोगों ने मुझको, मैं इतना वायलेंट हो गया था बीच में कि मुझे मतलब चारपाई से बांध के रखा था, क्योंकि कोई टेस्ट के लिए मैं जाना नहीं चाहता था। जितने टेस्ट के लिए वो ले जाते थे, बड़ी मुश्किल से कुछ इंजेक्शन वगैरह दे के बाद में उन लोगों ने टेस्ट लिया। पर यह है कि 2 दिन तक करीब मुझे 2 दिन की मेरे पास कोई मेमोरी नहीं कि मुझे बीमारी में क्या हुआ, मैं कौन गया, क्या कौन आया, कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा मैं ब्रेन डेड था। पर उसके बाद मैंने बताया गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था, और गुरुजी के जन्मदिन के दिन खास तौर से अपने भक्तों को और जो उनके अनन्य भक्त हैं उनको आशीर्वाद देते हैं। अब मैं ऐसे अपने मुंह से कहना बड़ी बात है, पर मैं उनके इनर सर्कल का उनका एक प्रिय शिष्य, उनके प्रिय शिष्यों में था। मैं तो अमेरिका में था, पर उनको तो पता चल गया कि मेरा प्रिय शिष्य कहीं किसी संकट में है। तो 6 तारीख के दोपहर की बात है, जबकि हिंदुस्तान में 7 तारीख की मिडनाइट हो गई थी। 7 तारीख की मिडनाइट, 7 जुलाई उनका जन्मदिन था। 6 जुलाई के दोपहर को वहाँ पे मैं, जबकि यहाँ हिंदुस्तान में 7 जुलाई हो चुकी है, गुरुजी का जन्मदिन शुरू हो गया है, उस दिन मुझे सपना आता है। और सपने में मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक बड़े से हॉल में बैठा हूँ और बाहर एक बड़ा सा स्क्रीन है मेरे सामने, और उस स्क्रीन पे मुझे एकदम चमचमाता हुआ ओम शब्द दिखता है। और उस ओम शब्द को मैं करीब, मैं सोया था, मैं जानता नहीं हूँ, पर मैं समझता हूँ 1 मिनट के आसपास या 2 मिनट तक मैं देखता रहा। और जितनी देर मैं उसे देखता रहा, मुझे जिस आनंद की अनुभूति हुई उसको मैं शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। वो इट वॉज सम काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, एज इफ यू आर इन कम्यून, आई मीन सम डिवाइन ब्लेसिंग्स यू आर गेटिंग। इस तरह के एक ब्रह्मानंद का आनंद कहिए, मतलब ईश्वरीय आनंद कहिए, दैविक आशीर्वाद कहिए, जो चाहे कह लीजिए, शब्द भी कम पड़ेंगे। पर जिस आनंद की मुझे अंदर से अनुभूति हुई, और उस 1 मिनट बाद मेरी नींद खुल जाती है, एंड आई एम बैक टू नॉर्मल। माई इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं सब चीज़ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, जान रहा हूँ, और जिस तरह से मैं सामान्यतः बात करता हूँ उस तरह बात करने लगता हूँ। तो वो मतलब साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि एक आदमी जो अभी 5 मिनट पहले ब्रेन डेड था और एकदम से ब्रेन उसका एकदम पूरा ब्रेन रिएक्टिवेट हो जाता है और पहले जिस स्तर पे था उस स्तर पे पहुंच जाता है। तो मैं समझता हूँ जो भी ईश्वरीय शक्ति होती है, कुछ तो शक्ति है, ईश्वर में आप माने या न माने, पर कोई जो भी एक ईश्वरीय शक्ति है उसका मुझे आशीर्वाद मिला और ओम शब्द दिखा। और ऐसे भी गीता आपने भी पढ़ी होगी, गीता में श्री कृष्ण ने एक जगह लिखा है कि मैं क्या हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, हाथी में मैं ऐरावत हूँ, और शब्दों में मैं ओंकार हूँ। ये उन्होंने, कृष्ण भगवान ने लिखा था। तो मुझे अब एक तरह से कही तो कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। कृष्ण भगवान तो नहीं, मैं इसकी बात तो नहीं करूँगा, पर हाँ मुझे कुछ ईश्वरीय आशीर्वाद जरूर मिला, इतना तो मैं कहूँगा। ओम शब्द का मैंने महत्व तो बहुत पढ़ा है, और मुंडोपनिषद तो पूरा उपनिषद इसी बात पे है, ओम शब्द के है। और ओम शब्द को ऐसे भी हम लोग हिंदू धर्म में तो माना जाता है कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल सिलेबल इन एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये तो मानते हैं। तो उस ओम शब्द का दर्शन होना एक ईश्वरीय आशीर्वाद था, जिससे मैं तो उसके मतलब बाद एकदम तो एकदम मैं तो मतलब शरीर था बस, दिमाग तो मेरा चला गया था, ख़त्म हो गया था, पर वो सारा मस्तिष्क मेरा वापस आ जाता हूँ, मैं बैक टू नॉर्मल। तो वो एक बड़ी विचित्र अनुभव था जिसको मैंने कहा ना, साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती। और दूसरे दिन जब डॉक्टर्स आए वहाँ शिकागो में, वो पूरी डॉक्टर्स की टीम आती थी मुझे देखने की, और मुझे बड़े सारे वो इंटर्न्स भी लाते थे कि भाई ये ऐसा केस है जो हमने अभी तक देखा नहीं, अगर तुम लोग भी देखो इसको। तो उन्हें एक डॉक्टर के मुँह से निकला कि मिस्टर सिंह, योर एलिमेंट वॉज ए मिस्ट्री टू अस एंड योर रिकवरी इज़ ए मिरेकल। सब इसी तरह के उन्होंने कुछ शब्द कहा। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा उन्होंने समअप किया, क्योंकि वो खुद परेशान थे कि इनको बीमारी क्या है। हाँ, वो एक जो आप बता रहे हैं उसमें अपने आप में पता चलता है कि वो खुद भी शायद उनको मतलब यकीन नहीं हुआ होगा एक मोमेंट के लिए, तो ये मेडिकल साइंस से बाहर मतलब की चीज़ कल है। तक हमने देखा था तो ऐसे थे, अब इस समय आज एकदम ठीक हो गया। और फिर मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं बैक टू नॉर्मल। तो पहले तो जरा हिचक रहे थे कि इतनी जल्दी कैसे इतने सीरियस पेशेंट को जाने दें, पर उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो उन्होंने कुछ और आपस में राय मशवरा किया, दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज कर दिया। सर, ये आपकी किताब में एक बहुत दिलचस्प किस्सा आपने लिखा है, वो है एक लड्डू के बारे में।
और उसमें आपने लिखा है कि एक लड्डू था आपके पास, इसको आपने तकरीबन 5 साल तक अपने फ्रिज में रखा और खुद भी उसका सेवन करते थे तो, और बाकी जो लोग आते थे आपके करीबी गुरुजी लोग ने थे। हमें दिया था। गुरुजी ने देखिए ऐसा वो सत्संग करते थे तो सत्संग बड़ी देर तक चलता था, पर 11 बजे के बाद डिस्पर्सल शुरू हो जाता था और कुछ लोग अपने आप उठ जाते थे, कुछ लोग गुरुजी कहते थे अब तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। इस तरह करते करते उस दिन जो घटना है, मैं बस मुश्किल से 10-12 आदमी लोग बैठे थे, हम लोग आपस में बैठे थे और एक गोलाई में खड़े होकर बात कर रहे थे आपस में। गुरुजी भी उस समय तक जब मतलब सत्संग मेन सत्संग डिस्पर्स हो जाता था तो जाके सादे कपड़े में हो जाते थे, अपना जो चोला पहनते थे उसको छोड़ के, तो वो भी अपना कुछ टी शर्ट की तरह पहने हुए थे और आके वो भी वहीं जहाँ हम लोग बात कर रहे थे वहीं वो भी आके खड़े हो गए। फिर एकदम से उन्होंने मेरा नाम लिया। ऐसे तो हमेशा मुझे अंकल कहते थे, अंकल, वो सब बड़े को अंकल और सब बड़ी औरतों को आंटी कहते थे। तो कहें उस दिन उन्होंने पहली बार मेरा नाम लिया, प्रकाश अपना हाथ खोलो। तो मैं समझा कि मेरा नाम लिया, हाथ खोला। मैंने हाथ ऐसे कुछ किया तो उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया, आँख मूंदा और उसके बाद एक बड़ा सा लड्डू उनके हाथ में आया और उन्होंने वो लड्डू मेरे हाथ में रख दिया। बड़ा बड़ा सा, इतना बड़ा लड्डू था। मैंने दोनों हाथ में लिया उसको। तो फिर उनका इसको अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को दे देना, सबको थोड़ा थोड़ा बांट देना और इसको रखे रहना, अपने प्रसाद के रूप में रखे रहना। तो मैंने घर आके, हमारे बड़े भाई आए हुए थे उन दिनों, उनको दिया, अपने बेटे को दिया, पंकज को दिया और उसके बाद मैं घर में ला के रख दिया। और उस लड्डू में खास बात ये थी कि उसको जहाँ मैं रखता था उसकी फ्रेगरेंस एक अजीब सी बड़ी पावरफुल उसकी फ्रेगरेंस थी, सारे कमरे में फैल जाए। मेरा हाथ तो ऐसा था कि हाथ में सुगंध आ गई। मैंने तौलिए से हाथ पोंछा तो तौलिए में सुगंध आ गई, बिस्तरे में सोना गया तो तकिए में सुगंध आ गई। तो खैर ये सब कर करा के सवेरे तक हम लोगों ने उठ के, फिर हमारी पत्नी ने बड़े उसको संभाल के एक जार में रख दिया। और फिर ये हुआ कि भाई किसी खास मौके पे जब हुआ तो आप लोगों को प्रसाद के रूप में हम देते रहेंगे। तो कोई छोटा बच्चा इम्तहान देने जा रहा है या मैं कभी कोर्ट केस में, मेरी PIL के लिए मैं 10 साल तक तो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर तो अभी भी लगाता हूँ, पर अब कम हो गया है। पर 10 साल तक जब तक हमारी PIL चलती रही, मैं सुप्रीम कोर्ट जब जाता था तो 2-4 दाना मुझे दे देती थी। नहीं, पहले तो बड़ा बड़ा देती थी, फिर उन्होंने देखा कि खत्म होने वाला है तो उसकी मात्रा घटती चली गई और जब एकदम छोटा रहेगा तो बस एक दाना मिलने लगा। करते करते वो एक दिन तो ख़त्म हो गया। तो जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने उसकी दीवारों में ऐसे पोंछ के चटा देती थी, जाइए अब प्रसाद तो ख़त्म हो गया। तो वो करीब 4-5 साल तक चला। अब मुझे ताज्जुब है, कोई लड्डू आप कहीं दुनिया में बनवा लीजिए, कोई फंगस लग जाएगा, खराब हो जाएगा, बदबू आएगी, कुछ ना कुछ होगा। तो वो 5 साल तक लड्डू आप खाते रहिए, कहीं उसमें कोई। तो किसी ने कहा कि साहब, मतलब हमने एक मित्र से जब इसका जिक्र किया, वो भी बड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, उसने कहा सर ऐसा है, ये लड्डू तो आपको कहीं देवताओं का यज्ञ हो रहा था वहाँ से आया है। अब भगवान जाने कहाँ से आया, मैं नहीं जानता। बहरहाल लड्डू मेरे पास रहा और 4-5 साल तक हम लोग उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहे। ये मुझे लगता है कि काश उस टाइम पे मैं आपसे मिली होती तो। नहीं, जो लोग मिलते हैं कहते हैं साहब हो तो आप दे दीजिए। हमने कहा भाई ही नहीं, कहाँ से दे दें। बिल्कुल। तो ये तो आपकी रही स्पिरिचुअल जर्नी की बातचीत और आपने बताई। तो अब आप कहाँ पे देखते हैं आपको इस जर्नी के अंदर? आप इस जर्नी में जल्दी ये सब टेलीविजन और माध्यम, ये सब प्रेस में मैं चाहता हूँ इससे छुटकारा पाना, और क्योंकि अध्यात्म की तरफ मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी का ही आशीर्वाद होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मतलब जो कोई और लोग शायद 1 साल या 2 साल में अचीव करते होंगे, वो मुझे मतलब महीने भर में अचीव हो जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि कभी कभी मुझे अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि भाई ये चीज़ तो बड़ी मुश्किल थी, कैसे अभी से कैसे ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये गुरु का आशीर्वाद है कि उसी वजह से हो रहा हो। तो मैं जितनी जल्दी हो बाकी सब चीज़ों से छुटकारा पा के चाहता हूँ, इसमें पूरा समय लगाऊँ। अभी वो हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों, शायद ईश्वर की इच्छा से ही होगा किसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने मुझे शुरुआत में आपने बताया कि कहीं ना कहीं आप अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे थे, पूरी तल्लीनता के साथ, शिद्दत के साथ, लेकिन क्या वजह रही कि आपने बहुत सारी जगह पे काम किया? पंजाब में काम किया, यूपी में काम किया, मणिपुर में काम किया, और मणिपुर नहीं, नागालैंड, जी सॉरी, नागालैंड में काम किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि लगता रहा कि कहीं ना कहीं नेताओं के साथ आपकी ठनती रही। तो इसमें क्या वजह थी कि कोई खास मतलब जैसे आपने शुरुआत में नेताओं से ठनने का तो कोई मतलब, देखिए मेरा ये था कि मुझे काम तो मैं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ूंगा, नौकरी छोड़ सकता हूँ, ये मेरा शुरू से ही तय था। और शुरू नौकरी में ही मैंने पत्नी से कही थी कि भाई मुझे तो ये नौकरी जम नहीं रही ज़्यादा, और मुझे तो लगता है मैं छोड़ दूँ और फिर से टीचिंग प्रोफेशन में चला जाऊँ। मैं यूनिवर्सिटी में MA पास करने के बाद मुझे यूनिवर्सिटी ने 1 साल के लिए रख लिया था असिस्टेंट प्रोफेसर।
पर वो पार्ट टाइम नौकरी थी और आपको तजुर्बा 150 रुपये तनख्वाह थी। उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह 300 थी और ऐसे आईपीएस की भी तनख्वाह 350 ही थी। मैं बात कर रहा हूँ 1959 की। तो 150 रुपये में ठीक है, अपना पत्नी के साथ घूमने फिरने और पिक्चर देखने का खर्चा तो निकल जाता था, पर 150 रुपये में ज़िंदगी तो नहीं काटी जा सकती थी। और मैंने यूनिवर्सिटी, तो मैंने कहा भाई फिर से वापस चले पढ़ाने की नौकरी में। तो नहीं, तो ऐसा क्यों लगा आपको शुरुआत में ही, ऐसा क्यों लगा? शुरुआत के दिन मेरे मतलब देखिए, आप बहुत जूनियर अफसर हैं तो आपको हमें हर समय दूसरों के हुक्म ही सुनना पड़ता है और कुछ आप खुद अपने निर्णय लेने के स्तर पे नहीं हैं। तो हमेशा बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस की जो गंदगी है वो शुरू में ज़्यादा दिखती हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा आदत पड़ जाती है। तो वो सब जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये कहाँ हम फंस गए हैं, गलत नौकरी में फंस गए हैं क्या है। और कई बार मैंने नौकरी छोड़ने की बात की, पर मेरी पत्नी ने, शायद ईश्वरीय प्रेरणा उनको थी, वो मुझे रोकते नहीं कि नहीं जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, थोड़े दिन और नौकरी कर लीजिए, फिर नहीं हुआ तो छोड़ दिया जाएगा, देखा जाएगा। पर मैंने बताया ना, जैसे जैसे शुरू नौकरी में तो मैं वहाँ नागालैंड में ज़्यादा समय था, मुझे थोड़े दिन बाद मुझे ये लगने लगा कि मैं राष्ट्र की सुरक्षा में एक योगदान कर रहा हूँ और एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ देश की सत्ता को, अखंडता को चुनौती दी जा रही है। नागालैंड चाहता था कि हम अलग देश बन जाए और इसीलिए उनका एक विद्रोहियों का मतलब बड़ा एक सशक्त आंदोलन चला, मतलब उनके आर्म्ड रिबेलियन बहुत स्ट्रांग था। तो मतलब यहाँ देश की अखंडता को बचाने के लिए मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मे बी 0.1% जो भी है, तो उससे मुझे एक थोड़ा सा अंदर से बल मिलने लगा कि नहीं थोड़ा और करो। हियर द कंट्रीज इंटीग्रिटी इज बीइंग चैलेंज्ड। प्रॉब्लम तो सर अभी भी बनी हुई है इतने साल के बाद। अभी बनी हुई है, पर अब उसका स्वरूप और जरा दूसरा विकृत स्वरूप बन गया है। उस समय तो सीधे सीधे लड़ाई थी, हथियार की लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई थी। अब तो मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही, खैर अब वर्तमान की बात छोड़ दी, पर समस्या तो अभी भी बनी हुई है। तो ये जब मुझे प्रेरणा आई तो मैंने कहा नहीं, मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे ये लड़ाई के मैदान से भागना ठीक नहीं है, लगे रहो। और फिर जैसे उसके बाद मैं 4 साल वहाँ रहा, फिर धीरे धीरे थोड़ा सीनियर हो गया 4 साल बाद। अब फिर धीरे धीरे फिर मैंने कहा नहीं, ये तो दिस इज मतलब जब केंद्र की सेवा की तो मुझे लगा कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी। जब स्टेट्स की सेवा की तो मुझे हमेशा लगा कि आई एम डूइंग नॉट पुलिस जॉब, आई एम डूइंग सोशल सर्विस। और बदमाशों को सजा दिलाने में, माफिया को मतलब डंडा से ठुकाई करने में मुझे बहुत आनंद आता था कि बदमाशों को तो मतलब ये हमारा सारा इतिहास देवी देवताओं का ही है, बदमाशों को तो मतलब इनको ठिकाने लगाओ। इसमें मुझे बड़ा संतोष मिलता था कि देखो आज फलाने आदमी को अंदर कर दिया। तो सर ये पुलिस की जो सेवा है उसको आपने एक्चुअल में सर्विस की तरह ही लिया? मैंने उसको सोशल सर्विस के रूप में कोई ऐसा केस जो आपके बहुत, कहते हैं ना कि आज तक भी आपके दिल के बहुत करीब है? वैसे तो बहुत सारे, देखिए ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, पर यह है कि माफिया के विरुद्ध देखिए आजकल योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और माफिया वहाँ से मतलब एक तरह से कहीं उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और माफिया जानते हैं वो पल पोस नहीं सकते, सबको या तो बिल्डिंग गिर गई है या उनकी संपत्ति कुर्क हो गई है या तो घायल हो गए या मर गए, कुछ न कुछ हो गया है। पर अगर यूपी पुलिस का इतिहास देखें तो माफिया के विरुद्ध सबसे पहला अभियान जो चला था, और ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, वो हमारे जब मैं डीजीपी था उस समय माफिया बहुत से लोग जो बाद में बहुत बड़े बड़े सरगना बन गए वो अभी सिर उठा रहे थे। तो उनके खिलाफ मैंने एक जो अभियान चलाया था वो मतलब फर्स्ट कैंपेन अगेंस्ट द माफिया। वो मैं उस समय के अभियान और वर्तमान अभियान में फ़र्क है कि उस समय वो डीजीपी के इनिशिएटिव से चला था, अब तो योगी जी के इनिशिएटिव से चल रहा है। तो अब पर यह है कि मैं मतलब विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ जितना था मैंने बड़े संभाल के उसको काम किया, पर उस फ्रेमवर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ काम करके और मतलब बहुत से मतलब माफिया उस समय या तो भूमिगत हो गए थे या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए थे। अब जैसे मुख्तार अंसारी का बाद में आपने बहुत इतना नाम सुना, पर मुख्तार अंसारी सच्चाई यह है कि वो इतना भयभीत था पुलिस से कि वो अपना गाजीपुर में घर छोड़ के चला गया, कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। अब जैसे आजकल तो मतलब माफिया का सबका मालूम है कि सब ये इलाहाबाद में अतीक अहमद रहते हैं और मुख्तार अंसारी गाजीपुर में रहते हैं, शहाबुद्दीन उधर बिहार में कहाँ रहते हैं, सबका एड्रेस मालूम है। अगर आप पकड़ना चाहें तो कोई मनाही नहीं है। पर ये कई माफिया ऐसे थे जो दो खास तौर से नाम लूँगा, डीपी यादव और मुख्तार अंसारी, ये दोनों वो अपना भाग गए थे।
और डीपी यादव को तो फिर दरोगाओं ने कहा भैया देखो पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सरेंडर करके चले जाओ जेल में। तो सरेंडर करके उनका भी हमारी जान बची रहेगी, जेल में जाओ। जेल में जाके पड़े रहे सुल्तानपुर में, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने सरेंडर किया और चले गए जेल में। मुख्तार अंसारी वॉज नॉट ट्रेस्ड। वो तो यह थे, फिर उसके घर की कुर्की कर ली गई। कुर्की भी बड़ी सख्ती से कुर्की होती है। कुर्की में तो देखिए मतलब समान कुर्क होता है, पर हमें याद है अभी दरोगा बड़ा डींग मार रहा था, हुजूर मैंने तो ऐसी कुर्की की है, गाली दे के वो जिंदगी भर याद रखेगा। घर का कोई सामान नहीं छोड़ा, और जो सामान दीवार में जड़ा है वो सब भी उखाड़ ले गए थे सब। तो मुख्तार अंसारी को उजाड़ दिया गया था हमारे टाइम में, और वो भूमिगत हो गए थे, कुछ पता नहीं था। तो ये मतलब एक दहशत थी कि पुलिस गलत आदमी को छोड़ेगी नहीं, ये दहशत थी जी। तो ये तो रहा माफियाओं के खिलाफ आपका काम, और हम सब जानते हैं, कुछ आपने बताया भी। लेकिन एक और जो मैंने आपकी किताब में पढ़ा है, एक बड़ा अलग सा किस्सा है, वो ये है कि जब यूपी में बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा था और आपको उससे पहले हटा दिया गया, और वापस जब ये सारा काम हो गया, बाबरी मस्जिद गिर गई, उसके बाद आपको फिर से वापस अपॉइंट कर दिया जाता है। इसका ये दोनों, इसका एक इंटरप्रिटेशन, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन हमको जो मिला हमारे एक शिष्य ने, जो पुलिस अधिकारी था, उसने दिया, सर आपको कल्याण सिंह ने, मुख्यमंत्री ने नहीं हटाया, आपको देवताओं ने हटाया। मैंने कहा क्या मतलब भाई? उनका सर बाबरी मस्जिद गिरना है ये तो ईश्वरीय विधान में था, ये तो गिरना है ही, पर वो ये नहीं चाहते थे कि इसका अपयश आपको मिले, इसलिए उन्होंने आप ऐसी परिस्थिति बनाई कि आप हटा दिए गए। और जब बाबरी मस्जिद गिर के फिर स्थिति दूसरी बदल गई तो आपको फिर डीजीपी बना दिया। ये सब ईश्वरीय विधान था, उसके तहत ये हो रहा था। आप, हालांकि मुझको तो उस समय मतलब बहुत ह्यूमिलिएशन लगा था। 11 बजे आपको बुलाया जाता है और 11:30 बजे तक आपको कागज़ थमा दिएगा कि आप हटाए जाते हैं, और कहा गया कि 1:30 बजे तक आप चार्ज हैंड ओवर कर दीजिए। मतलब इतना ही, मतलब डीजीपी को हटना मतलब चार्ज देना बड़ी बात है। हाँ, कायदे से होता है कि जैसे 15 दिन बाद आपको चार्ज देना है, तो इस दौरान आप अपने जुरिस्डिक्शन में सब अफसरों से मिल लेते हैं, फेयरवेल परेड होती है, फेयरवेल डिनर होता है, उसके बाद आप जाते हैं। पर मुझको तो 2 घंटे के नोटिस में नहीं, आप तुरंत। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सर अब मैं अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे इतने दिन प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया, पर अब मैं सरकारी नौकरी अब नहीं करूँगा, और मैं फिलहाल 1 हफ्ते की छुट्टी मांग रहा हूँ, और उसके बाद मैं इस्तीफा आपको भेज दूंगा। तो उन्हें लगा कि ये दरोगाओं में होता है ना, वैसे सबऑर्डिनेट रैंक में होता है कि साहब छुट्टी के बहाने पे भाग जाते हैं, चार्ज नहीं हैंड ओवर करेंगे। उनसे लगा कि नहीं, पर आप उनका कल्याण सिंह ने कहा नहीं आप चार्ज हैंड ओवर करके जाइएगा। मैंने कहा सर आप इससे निश्चिंत रहिए, मैं चार्ज हैंड ओवर करके ही जाऊँगा, पर मैं सरकारी नौकरी में नहीं करूँगा। तो मैंने कहा कि मैं अभी छुट्टी ले लेता हूँ, बाद में इस्तीफा भेज दूँगा। तो छुट्टी तो खैर मैंने लंबी छुट्टी ले ली थी, और उसके बाद मैं अपने तुरंत में 24 घंटे के अंदर मैं सरकारी घर खाली किया, अपने प्राइवेट घर में आ गया जो मेरा महानगर लखनऊ में था। और फिर उसके बाद तो बाबरी मस्जिद गिर जाती है, मुझको मालूम नहीं, मुझको शाम को किसी ने बताया, किसी का फ़ोन आ गया, सर आपने टीवी देखा? उनका नहीं। उनका क्या हुआ? सर जल्दी टीवी खोलिए, उसमें बाबरी मस्जिद गिर गई। तो मैंने देखा तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं। जब तक मैंने दिन भर में वाक़या हुआ, शाम को किसी ने मुझे बताया, तब मालूम हुआ कि बाबरी मस्जिद गिरी। उसके बाद प्रदेश में दंगे होने लगे, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। प्रदेश में नहीं बल्कि देश में कई जगह दंगे हुए। फिर राष्ट्रपति शासन हुआ, नई सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार बनी, और बीजेपी की सरकार हट गई। तो कांग्रेस की सरकार, जो भी सरकार थी केंद्र में, उनको ये लगा कि कोई मजबूत डीजी होना चाहिए जो दंगों पे कंट्रोल कर सके। तो उन्हें फिर लगा कि प्रकाश सिंह से अच्छा कोई नहीं करेगा। प्रकाश सिंह को फिर वापस बुलाया गया। प्रेसिडेंट स्कूल में थोड़े दिन में रहा, पर फिर सत्यनारायण, ये जो आपकी वापसी थी, ये मतलब सा खुशी कहते ना कि अपनी पसंद से आपने वापस एक्सेप्ट किया। मुझे अजीब सा लगा कि कैसे हो क्या रहा है, सबको अजीब सा लगा, क्योंकि आमतौर पे सेकंड इनिंग्स डीजीपी के तौर पे शायद मेरी पहली थी। उसके बाद तो खैर और कुछ लोगों की भी हुई अलग अलग परिस्थितियों में। तो पर ठीक है, मैंने कहा कि सब ईश्वरीय विधान था, मुझे वापस ले आया। और उसके बाद गवर्नर साहब से नहीं बनी, पर जब नहीं बनते तब तक केंद्र को हमारी ज़रूरत की महसूस हुई सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व के लिए। उन्होंने मुझे डायरेक्टर जनरल बीएसएफ बुला लिया। राजेश पायलट थे उसमें मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, वो मेरे काम से बहुत प्रभावित थे, मुझे अच्छी तरह जानते थे। मुझसे बात हुई थी एक बार कि डीजी का पद, मैंने कहा सर मुझसे कोई सीनियर हो, मुझसे अच्छा हो तो दूसरी बात है, वरना मैं समझता हूँ मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं उस समय तक 5 साल तक
सीमा सुरक्षा बल में काम कर चुका था और एक अच्छी ख्याति छोड़कर आया था। तो खैर उन्होंने मुझे डीजी बीएसएफ बनाया। पर तब तक देखो उन दिनों 58 साल में हम लोग रिटायर हो जाते थे। तो अब मैं डीजीपी आसाम बन चुका था, डीजीपी यूपी बन चुका था। अब डीजी बीएसएफ बनते बनते टाइम बहुत थोड़ा 7 महीने रह गए थे। 7 महीने में ही मतलब मैं, चूँकि मेरा बीएसएफ देखा समझा था, तो मैं एकदम शुरू में ही टॉप गियर लगा दिया। 7 महीने एकदम जी तोड़ के काम किया, और 7 महीने के काम को भी आज भी सीमा सुरक्षा बल के लोग याद करते हैं कि 7 महीने में आपने इतना काम किया। सर, ये जो अभी आपने हम लोग बात कर रहे थे अयोध्या पर, बाबरी मस्जिद पर, तो वैसे तो ऑफ कोर्स आपने बताया कि आपने उसको एक दूसरे एस्पेक्ट से देखा, आध्यात्मिक नज़रिए से देखेंगे तो वो एक तरह से अच्छा ही हुआ। लेकिन अगर आप उस पद पे वहाँ बने रहते उस वक्त, तो क्या हालात ऐसे ही होते, या आपको लगता है कुछ बदलाव? देखिए, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई कहना डींग मारना होगा और कुछ कहना हो सकता है गलत भी हो सकता है। क्या होता कहना बहुत मुश्किल है, पर उन लोगों को यही लगा कि शायद ये मतलब यस मैन नहीं है, और जो हम चाहें वो करें ना करें, इनका कोई ठिकाना नहीं। ये अपना एक लाइन ये पकड़ते हैं तो किसी की सुनते नहीं हैं। तो अब फिर वो अयोध्या का मसला एक था। इसके अलावा होम डिपार्टमेंट मुझसे काफ़ी नाराज़ था। उनको ये लगा कि ये डीजी बहुत ही मतलब ऐसा है कि होम डिपार्टमेंट से जो आदेश आते थे तो ऐसे 70-75% तो मैं सबका पालन कर देता था, पर बहुत से ऐसे आदेश होते थे जो मुझे गलत लगते थे। तो ऐसे आदेशों का मैं पालन नहीं करता था, और पालन नहीं करने के पहले तो 4-5 दिन 6 दिन हफ्ते भर पालन नहीं करता था, और इस हफ्ते भर में जाके मुख्यमंत्री से बात करके उनको कन्विंस करके कि ये गलत आदेश है, उनसे एक मौखिक आदेश ले लेता था कि आप ये फाइल भेज दीजिए गृह मंत्रालय को और कह दीजिए आपके मुख्यमंत्री जी से बात हो गई और मुख्यमंत्री जी मेरे विचारों से सहमत हैं कि इस आदेश को वापस ले जाएं। तो बहुत सारे आदेश मैंने गृह विभाग के लौटा दिए थे। तो इसलिए गृह विभाग मुझे पसंद नहीं करता था, वो चाहता था इनको हटाया जाए। तो उनको अयोध्या एक बहाना मिल गया। इसी तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी मुझसे नाराज़ थे किसी वजह से। वो उसका एक अलग किस्सा है। तो मतलब बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई और ये हुआ कि अयोध्या की वजह से। तो अयोध्या एक कारण था, पर कारण कई सारे जो उस समय तक जमा हो गए थे। ब्यूरोक्रेसी पूरी मुझसे नाराज थी। हाँ, यहाँ पे कहीं आपने जिक्र किया है कि शायद आईएएस लॉबी के प्रेशर में जो है आपको हटाया गया। तो जो आईएएस और आईपीएस के बीच में है वो क्या? नहीं, आईएएस आईपीएस के बीच में क्या था, आईएएस लॉबी नाराज थी कि ये डीजी किसी की सुनते नहीं है, इनको जो सही लगता वही करते हैं और अपनी सही बात को ये मुख्यमंत्री से मनवा लेते हैं। ये मुश्किल हो गई थी। फिर मुख्यमंत्री को भी उन्होंने किसी बात में कान भर दिया। ब्यूरोक्रेसी तो उनके दाहिने बाएं सुबह से शाम तक रहती है। मैं तो दिन में 1 बार 2 बार मिलता था। तो ब्यूरोक्रेसी मेरे खिलाफ थी। नेता भी कुछ थोड़े बहुत नाराज़ ही थे। कुछ नाराज़ नेताओं का नाम मैंने आपको थोड़े दिन पहले ले लिया है। तो लोगों ने सोचा कि अब बहुत हो गया, इनको बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया, अब इनको हटाया जाए। आपने बहुत बड़े अधिकारियों के साथ भी काम किया है। नेताओं की बात तो हम कर ही चुके हैं, अधिकारियों की बात कर लेते हैं। केपीएस सिंह साहब के साथ आपने काम किया, जी, जूली रोबेरो के साथ भी काम किया। कैसा अनुभव रहा, क्योंकि वो अपने आप में आप भी जानते हैं इंस्टीट्यूशन है। रोबेरो साहब तो बड़े स्वच्छ प्रकृति के, बड़े सात्विक और सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। उनसे तुम्हारी बहुत अच्छी बनी और वो पंजाब से शुरू हुई, वो आज भी बनी है। आज भी हम लोग शायद ही कोई हफ्ता ऐसा जाता हो कि जब हम लोग बात ना करते हों। टेलीफोन से बात होती है अभी भी। वो बॉम्बे रहते हैं, अब काफ़ी वृद्ध हो गए, अब ज़्यादा कहीं बाहर और नहीं जाते। पर हमने एक फंक्शन के लिए उसको बॉम्बे बुलाया था, उनका तुमने बुलाया इसलिए मैं आ रहा हूँ, वरना मैं बाहर फंक्शन में नहीं जाता। मुझको वो बहुत मानते हैं, मैं उनको बहुत आदर देता हूँ, मुझसे सीनियर हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट दोनों ही बातें हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिक्ट और द मैन ऑफ ग्रेट इंटीग्रिटी। तो उनसे हमें कोई समस्या नहीं हुई। हम लोग एक ही मूल्यों के प्रतिपादित करने वाले थे और इसलिए हमारी खूब अच्छी बनी और आज तक बनी जा रही है। ये 88-89 करीब से पिछले आप समझिए 30 साल से अधिक हो गया हम लोगों की बड़ी अच्छी मित्रता है। केपीएस गिल साहब ज़रा मुश्किल आदमी थे। उनके साथ काम करने में ये दिक्कत थी कि वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी। अब उनकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी और मेरी भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी। मेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होते हुए ये था कि अपने से सीनियर की बात सुनूंगा, उसके साथ सहयोग दूंगा, काम करूंगा। पर उन्होंने असल में गिल साहब थोड़ा सा टेम्परामेंटल थे। कभी कभी अधिक अच्छी बातों पे के आधार पे उन्होंने मेरे क्या बीएसएफ पे कुछ आरोप लगा दिया। अब गवर्नर साहब के सामने मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आरोप लगा दिया कि लोग स्मगलिंग करवा रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें कर दी। तो जो उन्होंने बीएसएफ पे आरोप लगाया तो मैंने उलट के उनके सामने हुई पंजाब पुलिस की जो कमज़ोरी किस में नहीं होती, उनकी कमज़ोरियाँ बताना शुरू किया।
तो वो भी बिगड़ने लगे, मैं भी बिगड़ने लगा। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई हम लोगों की। वहीं IGCRP भी बैठे थे। IGCRP तो खैर गिल साहब से मुचेटा नहीं लेते थे, पर IG BSF में था, मैं IG था, वो DG थे, मुझसे सीनियर थे। पर मैं तो भाई गलत बात करोगे तो मैं मुचेटा किसी से भी ले लूँगा। तो गवर्नर थे सिद्धार्थ शंकर रे, वो इतने मतलब वो घबरा गए कि करें क्या, एक IG एक DG में लड़ाई हो रही है उनके सामने। तो उन्होंने रिबेरो साहब से, रिबेरो तुम इनको एक अलग कमरे में ले जाओ, जब ये लोग थोड़ा ठंडे हो जाए तो वापस ले आओ, मीटिंग करेंगे। मीटिंग बीच में डिसकंटिन्यू हो गई। फिर 15 मिनट बाद हम लोग अलग कमरे में गए, अलग बातचीत हुई कि अच्छा ठीक है, उनके सामने गवर्नर साहब के सामने हम लोग कायदे से बात करेंगे। इस घटना के बाद फिर गिल साहब जब भी मिले तो मुझे मतलब 10 अफसरों के सामने मुझसे कुछ न कुछ टॉन्ट कर दें, कुछ टेढ़ी बात कर दें। अब मुझे ये लगता था कि हम लोग आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर हम लोग आपस में लड़ने लगे तो फिर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। तो मैंने उनकी की बहुत सारी गलत बातों को नज़रअंदाज किया और उनको पूरा कोऑपरेशन करते रहे। और एक बार कुछ समस्या आई थी तो मैंने कहा देखिए गिल साहब से, आप पंजाब में जो भी क्षेत्र आपसे नहीं संभल रहा हो पूरे पंजाब में, वो आप क्षेत्र मुझे दे दीजिए, मैं आपको ठीक करके वापस दे दूंगा। ये मैंने खुलेआम उनको कहा था। तो उन्होंने एक बार हमको मंड का काम दिया। मंड का काम नहीं, मंड में एक ऐसा क्षेत्र है जो कुछ जंगली सा क्षेत्र है, सरकंडा के जंगल है, और उसके अंदर आतंकवादी छिप जाते थे। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 3-4 जिलों का सीमावर्ती क्षेत्र है। तो जब भी होता क्या था, गिल साहब CRP को लेकर जाते थे, 8-10 कंपनी लेकर जाते थे, और इलाका साफ हो जाता था कि मंड को हमने क्लियर कर दिया। पर उसके बाद जब CRP लेके वापस गए तो उसके हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद आतंकवादी फिर आ जाते थे। ये 2 साल ये मजाक हो गया था कि भाई एक तरफ तो मंड क्लियर होता, फिर मंड में फिर आतंकवादियों की शरणस्थली बन जाती है। तो उनका, प्रकाश भाई तुम इसका कुछ उपाय करो। मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। तो मैंने ऐसा उपाय कि आतंकवादी वहाँ से छोड़ के चले गए। कैसे? मैंने कहा हम कोई ये पीरियोडिक अभियान नहीं चलाएंगे, हम एक बटालियन हेडक्वार्टर वहीं पर हमने स्थापित कर दिया। वहीं मंड में बटालियन रहेगी, यहीं रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। और एक अपना जो एकदम शेर दिल आदमी था, BS त्यागी नाम था, उसको मैंने वहाँ पोस्ट किया कि भाई तुम्हारी बटालियन को हम यहाँ रख रहे हैं, तो मंड से आतंकवादियों को हटा दो। तो अब जब बटालियन वहीं आ गई और ये है कि तो यहीं रहेंगे ही रहेंगे, और जो कभी ये उत्तर दिशा में जाते हैं, कभी दक्षिण दिशा में, कभी पूरा पश्चिम हमेशा पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो भैया बाजा ऐसी जगह उन्हें छोड़ के चले गए। और मंड पहली बार मंड एकदम साफ हो गया। और गिल साहब ने फिर इसकी बड़ी तारीफ की, अखबार में भी लिखा कि मंड को हम लोग बराबर साफ करना चाहते थे, ये BSF ने साफ किया, वरना नहीं साफ होती। जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा कि आपने पंजाब में किया, लेकिन अगर हम लोग आतंकवाद की बात करें तो एक कश्मीर में एक तरह का आतंकवाद देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी आपने खुद अनुभव किया, वो एक है। फिर क्या अंतर देखते हैं आप ये 3-4 हिस्से, जो हम अगर भारत की बात करें तो इसमें जो अलग अलग तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर आतंकवाद, देखिए आतंकवाद को एक ब्रश से नहीं देखना चाहिए। आतंकवाद को हमेशा, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ जूनियर ऑफिसर से, किसी क्षेत्र में जहाँ अगर समस्या है, पहले उस देश का भूगोल समझो, उस देश का इतिहास, मतलब वहाँ गैजेटियर्स पढ़ो, उस जिले का इतिहास क्या रहा है, और ये जो वर्तमान समस्या है इसकी जड़ें कहाँ हैं। जड़ों तक जाना बहुत ज़रूरी है। सुपरफिशियल ये कि बस ये माओवादी हैं, इन्होंने हथियार उठा लिया, इतना काफ़ी नहीं। माओवादियों ने क्यों हथियार उठाया ये तो सोचो। आखिर वो ट्राइबल जनजातियाँ हैं, सीधे साधे आदमी हैं, गांव में अपना खेती कर रहे थे, आज हथियार लेके खड़े हैं। क्यों हथियार? कोई तो बात होगी। और उन समस्याओं को अगर दूर करोगे, जब तक नहीं दूर करोगे तब तक ये समस्या नहीं होगी। तो हमें हमेशा मेरा रहता था। तो मतलब मैं तराई का आतंकवाद हमने टैकल किया, वहाँ पे तो गिल साहब का नहीं, मेरा नेतृत्व था। 1 साल भर के अंदर हम लोगों ने आतंकवाद ख़त्म किया, और बड़े साफ तरीके से, उसमें कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा। पंजाब में तो आतंकवाद तो ज़रूर ख़त्म हुआ, पर उसके बाद 100 से ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के केसेस बने कि इन्होंने, पंजाब पुलिस ने ये जाति की, इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया, इसको यहाँ मार दिया, उसको वहाँ मार दिया, बहुत सारे आरोप लगे, ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे केसेस बने। पर तराई में आतंकवाद साफ़ हो गया और वहाँ कोई आरोपों की कोई झड़ी नहीं हुई। क्लीन ऑपरेशंस, क्योंकि हमारी थ्योरी ये थी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं WHAM, वैम, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। तो उस अप्रोच से मैंने किया, तो सिखों का हमें सहयोग मिला, और सिखों के सहयोग से फिर बहुत अच्छा है, जब जनता का सहयोग मिलता है तो फिर आदमी, आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। राइट, अनलाइक जो पुलिस के इमेज होती है उसकी। तो और यहाँ एक एक्सटर्मिनेट करने की जो जहाँ थ्योरी होती है, वो एक्सटर्मिनेट तो आप कर देंगे, पर उसका फिर इसके जो उसकी विरासत जो रहती है वो बहुत दिनों तक परेशान करती है।
असम में क्या हुआ था सैके साहब के साथ कि वहाँ भी शायद आसाम कुछ में भी, हाँ आसाम तो देखिए मैं थोड़े समय के लिए भेजा गया था। मुझको जब आसाम भेजा गया, प्राइम मिनिस्टर ने बुला के मुझे कहा कि तुम्हें हम आसाम भेज रहे हैं। तो मैंने कहा सर वो आसाम मेरा कार्डर नहीं है, छोटी स्टेट में नागालैंड, आसाम, वो मणिपुर, त्रिपुरा में तो बाहर से डीजी चला जाता है और लोग उसको मान लेते हैं। तो आसाम का तो रेगुलर कार्डर है, सब सीनियर अफसर है, आईपीएस अफसर भरे पड़े हैं, वो लोग हमको कैसे स्वीकार करेंगे। उनका नहीं, वो सब बातें हम लोगों ने सोच लिया है। और वहाँ पे उल्फा ने धमकी दी है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे और इलेक्शन हमें करवाना है। और हम लोगों का ये असेसमेंट है कि आसाम पुलिस का अफसर आसामीज उल्फा के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा। और तुम पंजाब में रहते, तुम्हें 4 साल हो गए, अब तुम्हारे जाने का टाइम भी है। और सही बात है, ऐसे 2 साल का टाइम था मेरा पंजाब का, पर कोई आने को नहीं तैयार था क्योंकि पंजाब में आतंक में जल रहा था। तो यह हुआ 3 साल भी हो गया, 4 साल भी हो गया, कोई नहीं मिल रहा। प्रकाश सिंह वहाँ से मतलब हटने के लिए कोई मांग नहीं कर रहे हैं। मैं मांग क्यों करूं भाई, आपका टेन्योर प्लानिंग आप करते हैं, जब मेरा टेन्योर पूरा हो गया तो हटाइए आप। अब नहीं हटाइएगा तो मैं ये थोड़े कहूँगा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे हटा दीजिए। तो मैं चुप बैठा था, वो मुझे कोई अच्छा आदमी एक मिल गया है जो अपना काम कर रहा है, फंसा हुआ है, उसको काम लगाए रहो। तो 4 साल हो गए, तो अब तब तक आसाम में उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे आसाम भेज दिया। ईश्वर की दया से आसाम में इलेक्शन हो गए, शांतिपूर्ण हो गए और हितेश्वर सैकिया चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर उन लोगों ने कहा कि एडवाइज़र्स थे उस समय कि भाई देखो तुमने इतना अच्छा काम किया, इलेक्शन हो गया, सरकार इतनी परेशान थी, इलेक्शन कैसे होगा, थोड़े दिन और रुक जाओ, जरा आसाम पुलिस को भी ठीक ठाक कर दो, उसके बाद जाना, 5-6 महीने और लगा दो। तो मैं बड़े बेमन से मैंने कहा अब क्या करें, ये लोग कह रहे हैं। और सब उसमें एक बड़े मेरे सीनियर थे, मेरे गुरु रह चुके थे, श्री के एन प्रसाद IPS ऑफिसर थे, उनकी बात को मैं ना नहीं कर सकता था। मैंने कहा ठीक है सर, जब आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। हितेश्वर सैकिया से फिर मेरी ऊपर बनी नहीं, क्योंकि दो बातें ऐसी हुई जो मेरे उनसे मतलब मैंने स्टैंड ले लिया। उन्होंने उल्फा के जो डेटेन्यूज थे, जो नज़रबंद थे, उनको उन्होंने एक झटके में 250-300 आदमियों को छोड़ दिया। मैंने कहा सब लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार मैं हूँ, आपने उनसे कोई बात नहीं की और 250-300 आदमी आपने छोड़ दिए। कल को ये फिर आतंक की घटनाएं करेंगे, आप कहेंगे इनको पकड़ लो। अरे इनको पकड़ने में 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं, और आपने एक कलम के स्ट्रोक ऑफ द पेन आपने सबको छोड़ दिया, ये कैसे हुआ। तो उनको बुरा लगा कि आदमी हमारे काम को चुनौती दे रहा है। फिर वो तब तक कुछ दरोगाओं की पोस्टिंग का कागज आने लगा कि फलाने दरोगा को कोतवाली में पोस्ट कर दो, फलाने को यहाँ। मैंने कहा ये सब काम मैं नहीं करता, ये DG नहीं करता है, मैं तो इनको रेंज अलॉट कर दूंगा, वो DIG अलॉट पोस्ट करेगा, जिला अलॉट करेगा, इस कप्तान इसका थाना अलॉट करेगा, आप मुझसे मत कहिए कहाँ पोस्ट करना है। तो उन्होंने जब ये देखा कि हमारी पोस्टिंग में बात नहीं मान रहा है और इधर ये भी होने लगा, तब मुझे लगा अनकम्फर्टेबल लगा। मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि इन परिस्थितियों में मैं उत्तर आसाम में काम करने को नहीं तैयार हूँ और मुझे कार्यमुक्त कर दिया जाए। मैंने अपनी तरफ से कहा मुझे कार्यमुक्त कर दिया जाए। तो मैंने जिस तारीख को चिट्ठी लिखी उसी दिन उन्होंने मुझे कार्यमुक्त करने का आदेश भी निकाल दिया और मैंने भी उसी दिन हैंडओवर भी कर दिया। तो ये आसाम में मेरा टेन्योर बड़ा एब्रप्टली ख़त्म हुआ। और जो फिलहाल बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुसलमानों का मसला है, चर्चा में है बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं, बांग्लादेश के जो बहुत से लोग आदमी थे, वो देखिए उन दिनों समस्या थोड़ा दूसरे किस्म की थी, अब तो रोहिंग्या वगैरह आ गए हैं। तो पंजाब में बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमान आ गए थे और ये लोग घूमते रहते थे कि और गुरुद्वारों में अपना खाते थे और इधर से उधर। और BSF को ये आदेश था कि इनको सीमा से पार मत होने दो। उसको तो मैं नया गया था, थोड़े दिन बाद मैंने मैंने सोचा ये अगर बिहारी मुसलमान थे, ये इनको बिहारी मुसलमान कहा जाता था, इसलिए नहीं कि वो बिहार के थे, पर ये नॉन बंगाली थे। मैंने ये लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे। मैंने भारत सरकार से बात की कि भाई इनको हमें परमिट करिए, हम इनको बॉर्डर के पार जाने दें। तो चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उनका हम कैसे परमिट कर सकते हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होगा कि आप किसी को सीमा पार भेज रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप ठीक है, आप जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको भेज देता हूँ, आप उसको मतलब यू टर्न द नेल्सन्स आई, मतलब आप एक आंख में पट्टी बांध दीजिएगा, उसको मत देखिएगा। तो उनका इट विल बी योर रिस्क। मैंने कहा मतलब कुछ बात फंसेगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदारी देखूँ। फिर मैंने देखा कि चिदम्बरम साहब को मैंने बता दिया है और उन्होंने ये कहा, उन्होंने ना तो नहीं कहा है पर हाँ भी नहीं कहा है।
अपने जो काम करना, मुझे अपनी जिम्मेदारी पे काम करना। तो मैंने फिर सारे अपने कमांडेंट्स को बुलाया। मैंने कहा देखो, अंधेरी रात जब होती है, ये सब बांग्लादेशी इधर उधर घूमते रहते हैं, गुरुद्वारे में घूमते रहते हैं और खाते रहते हैं। इनको ऐसा करो, अंधेरी रात में इनको सीमा चौकी पे बैठा लो, और जब एकदम अंधेरी रात हो तो इनको सीमा के पास धक्का दे दो। और ये 2-3 रात अगर खाना खिलाना हो तो ठीक है, हम सीक्रेट सर्विस से पैसा दे देंगे, खाना खिला देना। पर यह है कि इस बात को कहीं वायरलेस पे मत भेजना, कहीं रिपोर्टिंग मत करना, कहीं रिकॉर्ड मत रखना, ये सब ऑफ द रिकॉर्ड काम होगा। तो ये काम चलने लगा, और मतलब हर सीमा चौकी से मालूम 50 यहाँ से गए, 100 उधर से गए, 60 उधर से गए। ये रोज़ का हर अंधेरे पक्ष का एक किस्सा हो गया। और ये साल भर जब चलता रहा तो वो बॉर्डर रेंजर्स के जो डायरेक्टर जनरल हो, तो वो बहुत नाराज़ हुए मुझसे। मैंने कहा भाई नाराज़ क्या हो रहे हो यार, तुम ये तो सोचो, हम तो तुमको भूखे नंगे बंगाली भेज रहे हैं, बांग्लादेशी भेज रहे हैं, और तुम हमको हथियारबंद आतंकवादी भेज रहे हो। तुम अपना धंधा बंद करो, हम अपना बंद कर देते हैं। तो मैंने इस तरह जवाब दिया, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, वो चुप हो गए। तो पहले तो बहुत गुस्सा है, यू आर सेंडिंग सो मेनी बांग्लादेशी, दिस दैट। असल में हमारे लिए आसान इसलिए था कि हम लोग बहुत हैवीली डिप्लॉयड थे बॉर्डर पे, और हमारे अगर 4 सिपाही होते थे तो उनका 1 सिपाही होता था। वो तो आराम से उनको सीमा की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी। उनको था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा की सुरक्षा कर रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। पर हमने उनके लिए ये समस्या खड़ी कर दी। उनके फोर्स जमीन पे थी नहीं। मैंने कहा ठीक है, तब भेजो, उस पार भेजते जाओ। तो अब इसके कोई गिनती मेरे पास नहीं है, पर मैं समझता हूँ 2 साल 3 साल बड़े मजे में अभियान चला, और कम से कम 25-30 हज़ार हमने निकाल दिए होंगे बांग्लादेश। जी सर, चूँकि आपकी तो अपनी जो जर्नी है एज अ पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, वो अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन सारे लोग तो प्रकाश सिंह नहीं हो सकते हैं। और आप खुद ही देखते हैं कितने सारे उदाहरण हैं सामने कि बहुत चीज़ें बदली हैं वक्त के साथ। अब पुलिस रिफॉर्म्स की बात आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है, लगातार कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं एक्चुअली में जो आपको लगता है, कितनी उम्मीद है कि ये रिफॉर्म्स पे वाकई काम हो सकता है, और क्या ज़रूरत है जिसके कि लगता है कि ये होना ही चाहिए? देखिए, पुलिस विभाग की नौकरी तो मैंने 35 साल की, और ईश्वर की दया से पूरी नौकरी मेरी ठीक से गुजर गई कुल मिला के। पर यह उतार चढ़ाव होते रहे, और मुझे 2-3 सेटबैक हुए। एक तो मेरठ का बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, एक असम में भी सेटबैक ही कहूँ, एब्रप्टली किसी को ये कहना पड़ा कि मैं इन परिस्थितियों में काम करने को नहीं तैयार हूँ। और एक यूपी में सेटबैक हुआ जब मुझे निकाला गया। मतलब कल्याण सिंह आज तो मंच से कह रहे हैं कि भयमुक्त समाज की हमने स्थापना कर दी, और उसी के ठीक 3 दिन बाद वो हमें निकाल भी रहे हैं। तो प्रेस वालों ने नहीं कहा साहब, अभी तो आपने हजरत महल पार्क में स्पीच में ये कहा था कि दंगा रहित प्रदेश हमने स्थापित कर दिया और भयमुक्त समाज बना दिया, और आज आपने डीजीपी को हटा दिया। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये कोई उन्होंने तो बनाया नहीं था, ये तो पुलिस ने बनाया था। और पुलिस मेरे नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने ये शांति व्यवस्था में सुधार ले आए थे। तो फिर मुझे रिटायरमेंट के बाद बहुत, मतलब पुलिस में और भी छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं थी, उसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं। पर ये 3 बड़े जो कटु अनुभव हुए, मैंने सोचा कि जब आदमी सही काम कर रहा है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के काम कर रहा है, जनसेवा की भावना से काम कर रहा है, फिर आदमी को क्यों हटाया जाता है, क्यों प्रताड़ित किया जाता है, क्यों दंडित होता है भाई? तो फिर इसमें समथिंग बेसिकली रॉन्ग विद आवर फंक्शनिंग। फिर मैंने नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पहले भी तो सरसरी निगाह से पढ़ी थी, फिर बड़े ध्यान से सब पढ़ा मैंने, और जितनी कमीशन की रिपोर्टें सब पढ़ा। और फिर सब पढ़ के मैंने कुछ 4-5 बिंदु ऐसे बनाए जो मैंने ये सोचा कि अगर पुलिस में ये परिवर्तन हो जाए, तो जैसे आपका शरीर है, शरीर में आपके हाथ में कोई परेशानी हो तो भी आप काम चला लेंगे, आपके पैर में कोई परेशानी हो तो काम चला लेंगे, कान में वो कम सुनाई पड़ेगा तो भी काम चल जाएगा। पर अगर दिल में कुछ समस्या हो जाए तो फिर तो आप गए। तो हार्ट अटैक हुआ तो आप कब चले जाएं कोई ठिकाना नहीं। तो मैंने कहा जो हार्ट ऑफ द मैटर है, ऐसे इश्यूज़ को लो। तो ऐसे मैंने करीब 6-7 बिंदु निकाले कि मतलब इन बिंदुओं पे पहल होनी चाहिए, और सरकार को एक PIL के रूप में। तो फिर मैंने PIL मतलब बनाया। फिर ये हुआ कि भाई वकील ढूंढो जो पैसा ना ले। मैंने कहा मेरे पास तो ज़्यादा पैसे थे नहीं, बस मैं तो अगर मुकदमा लड़ूंगा तो 1 ही साल में मेरा सब पैसा भी ख़त्म हो जाएगा, घर भी बिक जाएगा। तो मैंने फिर प्रशांत भूषण मिल गए, ये खैर बिना पैसे के वकालत करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि बड़ी मुश्किल से इनसे मेरे 2-3 सीटिंग हुई, और ये पुलिस के बड़े विरोधी थे। फिर मैंने इनको जब बहुत गहराई में समझाया कि साहब पुलिस आपकी अपेक्षाओं पे खरी क्यों नहीं उतरती है,
ये मूलभूत उसके कारण है, उन कारणों का निदान होना बहुत जरूरी है। तो ये 4-5 जो मेन मुद्दे हैं सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पुलिस शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स। भाई आप सरकार को ये हक है कि आप अपनी नीति का खाता खींच दीजिए कि हमारी ये नीतियां हैं, ये 10 बिंदु लिख दीजिए, ये हमारी नीतियां हैं या ये हमारे पैरामीटर्स हैं। उसके बाद उसके अंदर काम हमको करने दीजिए, उसके निटी ग्रिटी में मत दखल दीजिए। जब आप कहते हैं कि दंगा नहीं होना चाहिए, ठीक, हम दंगा नहीं होने देंगे, पर हम किसको गिरफ्तार करते हैं इसमें आप दखल मत दीजिए। हम FIR में क्या लिखते हैं इसमें आप दखल मत दीजिए। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हमें होने चाहिए। पॉलिसी यू हैव टू लेट डाउन, बट इम्प्लीमेंटेशन इज माई प्रॉब्लम, एंड इम्प्लीमेंटेशन में कोई हमें डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो हमें बाहरी दबाव से मुक्त करिए अपने दैनिक कार्यों में। ये सबसे बड़ा मुद्दा था मैंने जो उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट इन बातों को मान गया और उन्होंने फिर इसी के तहत आदेश भी जारी किए। पर अब सरकारें आप तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश इनको नागवार लगते हैं उसको ये नहीं पालन करते और दे आर एबल टू गेट अवे विद इट। यही हाल इसका भी हुआ। मतलब सारी सरकारों को ये लगा कि भाई ये तो सारा अधिकार अगर हमारा पुलिस पे से अधिकार चला गया तो हमें बहुत बड़ी एजेंसी हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, और फिर जो भी सरकार आती है, क्या यूपीए की हो, क्या एनडीए की हो, क्या किसी की भी सरकार हो, मुलायम सिंह की सरकार हो, जो भी सरकार हो, मायावती की सरकार हो, सबने पुलिस का दुरुपयोग किया है, सब दुरुपयोग करते हैं। तो अब वो किससे आशा की जाए समझ में नहीं आता। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि पुलिस सुधार के दिशा में जो निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और जो मतलब विवादों से परे होने चाहिए, विवादों से परे होने चाहिए और जनहित में है, जनहित में निश्चित रूप से हैं। पर जिस दिन अपोजिशन मतलब पॉलिटिकल पार्टी ये समझने लगेंगी कि भाई इसका हमको भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब ठीक है, आज की तारीख में ये पार्टी भुगत रही, मान लीजिए 10 साल बाद तख्ता पलट जाता है, दूसरी पार्टी आ जाती, तो फिर मालूम होगा कि जो आज सत्ताधारी हैं वो भुगतेंगे। तो जब इनको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसका तो खामियाजा हमें एक दिन भुगतना पड़ता है, और खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, जितना लाभ होता है उससे ज़्यादा है, ज़्यादा नुकसान होता है, फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा, उस दिन शायद इनका मस्तिष्क परिवर्तन होगा और फिर शायद पुलिस सुधार के बारे में या तो जनता की तरफ से इतनी तेज आवाज़ उठे कि भाई हमें पुलिस में सुधार चाहिए, हमें एक ऐसी पुलिस चाहिए जो जनता की पुलिस हो। आज तो मैं ये कहता हूँ ये रूलर्स पुलिस है, वी नीड टू हैव पीपल्स पुलिस। ऐसी पुलिस जो ये ना देखे कि ये आदमी मेरे पास आया है तो अच्छा ये आज का इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि नहीं, अगर है तो इसका काम कर देगा, नहीं है तो जाओ। देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब आम जनता पुलिस के पास जाते हुए डरती है। होना क्या चाहिए कि जब आपने किसी पुलिस वाले को देखा तो आपको अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए। बहुत सारे कारणों से, क्योंकि हमने सालों साल से हम ऐसा काम करते चले आ रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में हम काम करते हैं, और जब सत्ताधारी पक्ष की पार्टी में उनका गलत काम करते हैं तो वो भी हमारा गलत काम वो भी हजम कर लेते हैं। वो गलत काम ही होता, किसी को मार दिया, पीट दिया, किसी पैसे वसूल लिए, किसी को टॉर्चर कर दिया, कुछ कर दिया, जो चाहे कर दिया। अपने पावर का पूरा दुरुपयोग भी होता है सत्ताधारी पार्टी को खुश करने के लिए, या कभी कभी अपने गलत इच्छाओं की और गलत वासनाओं को या गलत इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो भी गलत काम है। और जो कुछ गिने चुने ईमानदार अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिस वाले हों, वो कैसे इस माहौल में काम कर सकते हैं? अब इस माहौल में तो देखिए काम करना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादातर अधिकारी ऐसे आजकल ये सोचने लगे हैं कि जब ये गंदी नाली बह रही है और सरकार भी यही गंदगी चाहती है तो हमने क्या ईमानदारी का ठेका ले रखा है, ये जवाब मिलता है। जब सरकार ये गलत काम हमसे करवाना चाहती है तो हमने क्या ईमानदारी का ठेका लिया? हमें तो इसी सरकार के चाहें जो कि आप लगता है कि वाकई उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं, ऑफ कोर्स। अब देखिए हमने तो अपना टाइम निकाल दिया और सब कुछ करते हुए निकाल दिया, पर यह ज़्यादातर लोग जो तत्काल जो नुकसान होता है उससे हिल जाते हैं। अब जैसे मेरठ में मुझे जो बेइज्जती हुई, बहुत से अधिकारी एक झटका लगने के बाद वो बदल जाते हैं कि भाई नहीं, इस तरह काम नहीं करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जैसे सिरफिरे लोग कि जो अपने सिद्धांत नहीं बदलते और फिर अपना झटका खाते रहते हैं, पर ईश्वर उनको उठा के कहीं फिर गद्दी पे बैठा देते हैं, फिर झटका खाते हैं। इस तरह उनकी नौकरी किसी तरह से पार हो जाती है। पर यह है कि झटका खाने की क्षमता होनी चाहिए, और ये हो कि जब आपको कोई सेटबैक हो तो आप ये ना सोचिए कि नहीं अब हम अपना सारी कार्य प्रणाली बदल देंगे, हम अपने आप को बदल देंगे, अपने सोच को बदल। पर ऐसा मैंने बहुत अधिकारियों को देखा है जो शुरुआत तो उन्होंने बड़ी अच्छी की, ईमानदारी का डंका बजा के शुरू की, पर 10-15 साल में एकदम वो बदल जाते हैं और फिर मालूम होता है कि वो मतलब उनका पिछला स्वरूप और वर्तमान स्वरूप में कोई मेल नहीं होता है, बदल जाते हैं। तो अब यह है कि लोग अपने लाइन पे डटे रहें। अब ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है।
क्योंकि आपने हमेशा लोहा ही लिया, जो भी इस तरह के खराब लोग थे, गलत लोग थे, माफिया नहीं, के ऐसा खिलाफ भी नहीं, बहुत हम अकोमोडेट भी कर लेते थे। देखिए एकदम एकदम ऐसा नहीं कि हर बात नेताओं की नहीं, पर यह है कि अकोमोडेट जिसने में गलत किया वहीं आपके तक हिसाब करते से, थे कि भाई ये लक्ष्मण रेखा, अब इससे ज्यादा अब नहीं होगा। तो क्या कभी आप पे कोई अटैक हुआ, कोई हमला, कोई धमकी मिली? नहीं, धमकी तो बहुत मिली, अटैक भी हुए। अब यह है कि ईश्वर का आशीर्वाद था, और जैसे मैंने लिखा है किताब में, शायद देवी का कवच, एक अदृश्य कवच मेरी रक्षा कर रहा था। कि जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, कभी कभी मतलब उस समय तो देखिए नौकरी एक तरह से मेरे नशे में 35 साल निकल गई, लगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा काम में लगे रहे, कभी इधर उधर ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। पर जब नशा ख़त्म हो गया, अब तो भाई अब नौकरी है नहीं, जब मतलब गहन चिंतन जब मैंने शुरू किया, तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया था, पर भगवान ने कैसे मुझको बचा लिया ऐसी जगह, या ये जगह तो बड़ी खतरे वाली थी, मतलब आई कुड हैव जस्ट बीन किल्ड देयर। इस तरह की 4 घटनाएं तो मुझे, मतलब मैंने लगा कि चारों बार कैसे कोई ईश्वरीय शक्ति थी जो मुझे बचाती रही। तो एक बार तो मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की थी, मैं नागा आर्मी कैंप में घुस गया था। अब नागा आर्मी कैंप में आप जा रहे हैं भैया, उनको पता चल जाएगा आप कौन हैं। अच्छा, मैं तो अपना छद्मवेश में गया था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, पर अगर उनको पता चल जाता तो वो तो हेड हंटर्स थे उस समय तक, और किसी का शरीर काट के एक ट्रॉफी के तौर पर रखते थे कि देखिए हमने इतने बड़े आदमी को काटा है। तो मालूम होता मेरा सिर तो वहीं रह जाता, धड़ शायद आता वो। अब लगता होगा सोच के कि तो रात भर में नागा आर्मी कैंप में मैंने बिताया, बिना बताया कि मैंने कहा कि मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, यहाँ रिसर्च करने आया हूँ नागाओं पे। तो वो बड़े, मतलब दैट वाज ए रादर आप एडवेंचरस भी कह सकते हैं, फूल हार्डी भी कह सकते हैं। पर यह है कि मैं एक रात ऐसे ही बीता। अब बाद में उन्होंने एक चिट्ठी हमको इंटरसेप्ट हुई, हम लोग इंटरसेप्शन बहुत करते थे, चिट्ठी इंटरसेप्ट हुई कि प्रकाश सिंह हमारे कैंप में आए थे, रह गए थे, ये बहुत गलत काम किया उन्होंने, अगर भेद खुल जाता तो पता नहीं क्या होता, इस तरह की बात। लेफ्टिनेंट कर्नल हेनिटो सेमा उसका बटालियन का कमांडर था, उसकी एक चिट्ठी हमको पकड़ी गई, उसने लिखा था। तो वो था। फिर नागाओं ने खैर एक उनके आर्मी कैंप पे हमने हमला करवा दिया था। नागा आर्मी कैंप पे इंडियन आर्मी का अटैक, बहुत बड़ा अटैक हो गया था, बहुत बड़ा अटैक हुआ था। मतलब इंडियन आर्मी की करीब 1 ब्रिगेड थी, और वो भी करीब 350-400 आदमी वो भी थे। उस हमले से फिर जब उनको पता चला कि इस हमले की प्लानिंग में हमारा हाथ था, तो फिर तो वो जो आप छद्मवेश में वहाँ गए, आपको से कुछ उसमें तो मतलब उन्होंने बाकायदे एक रिटन ऑर्डर निकाला था फॉर माई असैसिनेशन। उससे भी नहीं, उस वेश में जाके आपने क्या, आपको हासिल हुआ वहाँ पे? आपने क्या चीजें वहाँ पे, मतलब आप जो होता है ना कि जो कि आप जिस रूप में गए थे, तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा जांचने गए थे या चेक करने गए थे जो कि आपको ऐसे नहीं पता चला था पुलिस अधिकारी के तौर पे। तो उस रोल में मतलब आपको कुछ ऐसी चीज अचीव हुई क्या? नहीं, ऐसा क्या हुआ, नागा आर्मी कैंप कैसे होता है, कैसे अपना कैंप कैसे सुरक्षित करते हैं, किस तरह के हथियार, इंटरनल जानकारी, हाँ, इस तरह की जानकारी थी। पर ये मैंने बताया, ये घटना दूसरी थी जब उन्होंने दे इशूड ए रिटन ऑर्डर फॉर माई असैसिनेशन। तो वो था। फिर एक बार DGBSF था, तो दिल्ली पुलिस की एक चिट्ठी आई कि साहब हिजबुल मुजाहिदीन के 4 आदमी आपकी हत्या करने आए हैं दिल्ली में। क्योंकि मैंने टीवी पे कुछ बहुत ऐसा इंटरव्यू दे दिया था जिससे उनको बड़ी तकलीफ हुई थी। न्यूज़ ट्रैक उन दिनों चलता था, न्यूज़ ट्रैक को मैंने वो इंटरव्यू दिया था। एक बार जब यूपी में था, तो उन्होंने आतंकवादियों ने अखबार में निकाल दिया था कि ये 1992 का सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। आतंकवाद उन दिनों तराई बड़े जोरों से चल रहा था, उनका तो ये 1992 का सूर्योदय DG प्रकाश सिंह नहीं देख पाएंगे। खैर वो सब इस तरह घटनाएं होती नहीं। एक बार तरन तारण में उन्होंने हमारे एम्बुश की कोशिश की थी, एम्बुश लगा दिया था, पर इत्तेफाक से हम रास्ता बदल के दूसरे रास्ते चले गए, तो वहाँ भी बच गए। सब देवी का कवच था जो मेरी रक्षा करता रहा। जिंदगी में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कि जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ सबक लेते हैं, लेकिन कोई शख्स ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होती है। ऐसे ही हमारे आज के खास मेहमान रहे हैं प्रकाश जी, जिन्होंने किताब लिखी है, अभी लेटेस्ट किताब है इनकी, मेमोरीज ऑफ ए टॉप कॉप, अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स। लेकिन सिर्फ ये किताब के चैप्टर्स ही
अनफॉरगेटेबल नहीं है, बल्कि सर की पूरी जिंदगी ऐसी रही है जिसे कि भूलना आसान नहीं होगा। और जो नई पीढ़ी है जो चाहती है कि वो पुलिस को ज्वाइन करे, खासकर इस देश में किसी बदलाव के लिहाज से, तो उनके लिए सर की ज़िंदगी एक मिसाल हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने जो पुलिस रिफॉर्म पे उनकी जो डिमांड है, वो भी अगर हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारी सरकार हैं, वो उस पर तवज्जो दें, गौर करें, तो हमें एक बेहतर पुलिस का एक बहुत खूबसूरत चेहरा हमारे सामने आ सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।